Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So इस particular video में we are going to cover class 12th financial market management all important questions which are important from your board examination point of view. So ये complete marathon video है, इसको last revision video बोलिए. तो ये questions हर unit से I have compiled for you all एंड इट्स लाइक अ कैप्सूल कि अगर आप इस वीडियो को भी प्रॉपरली कवर कर लेते हैं, हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू एक्सेल इन योर एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट यूनिट यू नो इज अबाउट इंडियन इंट्रोडक्शन टू इंडियन सिक्योरिटी मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप, राइट. सो पहला जो क्वेश्चन है विच इज इम्पोर्टेंट इज व्हाट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द मॉर्निंग क्लोजिंग सेशन. तो जब भी मार्केट क्लोज होती है, ट्रेडिंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट कैसे बोलते हैं, लाइक शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गई, इक्विटीज हो गया आपका, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ट्रेडिंग जो है इंस्ट्रूमेंट, यू कैन नॉट डू द ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कम्स टू एन एंड. तो जब भी मार्केट क्लोज होती है, ट्रेडिंग भी उसी समय क्लोज हो जाती है. कोई फर्दर ऑर्डर्स भी एक्सेप्ट नहीं होते हैं, बट यूजर्स जो हैं दे कैन परफॉर्म द एक्टिविटीज. इंक्वायरी कर सकते हैं, वो ट्रेड कैंसिलेशन कर सकते हैं, पर कोई भी और जो ऑर्डर्स हैं, फर्दर ऑर्डर्स, वो एक्सेप्ट नहीं होते. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट आर द की इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो सबसे पहला सिक्योरिटी मार्केट का इंडिकेटर है इंडेक्स. इंडेक्स क्या बताता है कि जो भी स्टॉक्स हैं, उनकी प्राइस मूवमेंट क्या है, उसको रिफ्लेक्ट करता है इंडेक्स. कि स्टॉक्स के प्राइस मूव अप हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं, वो कैसे पता लगता है? थ्रू द इंडेक्स. तो इक्विटी मार्केट या कोई और जो भी सेक्टर है, उसका बिहेवियर हमें कैसे पता लगता है कि मार्केट इज गोइंग टू अपर डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन? थ्रू द इंडेक्स ओनली, राइट. नाउ सेकेंड जो आपका इंडिकेटर है सिक्योरिटी मार्केट का, इट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन. ये जो मैं अभी टिक कर रही हूँ, ये फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, विच इज क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ शेयर इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर. जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास 1000 है और एक शेयर का प्राइस ₹10 है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो गई? 10,000 rupees 10,000, right? So market capitalization means total value of all the listed shares on a exchange. So total value कितनी है shares की, उसी को हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन. थर्ड इंडिकेटर है मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो. सो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया ना, ये वाली, इसको जब हम डिवाइड करते हैं बाय द कंट्रीज जीडीपी, तो अगर मैं इसको लिख देती हूँ, इट इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय कंट्रीज जीडीपी. तो उस रेशो को हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशो. दिस इज द थर्ड इंडिकेटर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट. फोर्थ इज टर्नओवर. टर्नओवर का मतलब है कि कितने शेयर्स, टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ट्रेडेड. और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला क्या है? ये रहा, दिस इज द फॉर्मूला. So turnover is equal to, it is computed by multiplying traded quantity with the price at which the trade takes place. यानी कितने shares जो हैं वो ट्रेड किए गए हैं. सपोज अगर हमने 8,000 शेयर्स जो हैं वो हमने सेल किए हैं या ट्रेड किए हैं, जिसको आप बोल सकते हो, उसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द ट्रेडिंग प्राइस. किस प्राइस पे उसको ट्रेड किया है? सपोज 5 रुपीज पे किया है, तो टर्नओवर कितना हो गया? 40,000. टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ट्रेडेड इज ₹40,000, राइट. ओके. फिफ्थ इज टर्नओवर रेशियो. तो जो अभी हमने ऊपर टर्नओवर कैलकुलेट किया है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन से, उस रेशियो को हम बोलते हैं टर्नओवर रेशियो. फाइन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रोकरेज. अच्छा, एक चीज आप और कर सकते हैं, जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस होती जाएगी तो आप हर क्वेश्चन और आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, लास्ट मिनट अगर पेपर में जाने से पहले, एक दिन पहले आप
सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिए। और वन मोर थिंग यू कैन डू, इस वीडियो को 2x स्पीड में आप दोबारा सुनिए, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी आपकी क्लियर हो जाएगी एंड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है अच्छी तरह यू विल बी एबल टू रिवाइज द क्वेश्चंस। सो व्हाट इज ब्रोकरेज? ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है? फीस या कमीशन। जो भी ब्रोकर फीस या कमीशन चार्ज करता है तो उसी फीस और कमीशन को हम ब्रोकरेज बोलते हैं। और क्यों ब्रोकर जो है वो फीस और कमीशन चार्ज करता है? क्योंकि वो कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है बायर और सेलर को। जो बायर्स और सेलर होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, दे टेक द सर्विसेज ऑफ ब्रोकर एंड ब्रोकर इन टर्न जो है वो फीस और कमीशन चार्ज करता है। मैक्सिमम, ये भी एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपका पेपर में कि मैक्सिमम ब्रोकरेज कितनी होती है। तो जो ट्रेडिंग मेंबर मैक्सिमम ब्रोकरेज या फीस या कमीशन चार्ज कर सकता है वो है 2.5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, excluding statutory levies such as taxes और fees imposed by the regulators। यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका 2.5% हम निकालेंगे, ठीक है। दिस इज योर ब्रोकरेज चार्ज एंड उसमें से हम ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिया है, दिस is excluding the all taxes and fees which are imposed by the regulators। Okay, so brokerage fees also include sub brokerage। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आई हैव इंक्लूडेड कि अगर पेपर में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे ब्रोकरेज फीस कैलकुलेट करनी है। कि क्लाइंट ने सपोज 10,000 शेयर्स सेल किए हैं और एक शेयर का प्राइस ₹50 है, तो कितने टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी हो गई? इट इज 10,000 शेयर्स इंटू ₹50 इज ₹5 लाख। अब ब्रोकरेज कितना मैंने आपको बताया? मैक्सिमम 2.5% ऑफ द दिस वैल्यू 5 lakhs, तो हो गया 12,500 जो है मैक्सिमम आपकी ब्रोकरेज है। ओके, व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग इन सीएम? सीएम का मतलब है कैपिटल मार्केट, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है सीएम मतलब कि कैपिटल मार्केट सेगमेंट, एंड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों का बताना है। ओके, तो जो कैपिटल और मार्केट सेगमेंट है, राइट, ये इट ऑफर्स फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जिसको हम स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या है? आगे मैंने क्वेश्चंस भी इंक्लूड और किए हुए हैं कि पहले क्या होता था बेटा, ट्रेडिंग जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस में लोग इकट्ठे होते थे, आउटक्राई सिस्टम होता था, लोग बोली लगाते थे, ठीक है। लेकिन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, जिससे हम नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो बहुत तरह की सिक्योरिटीज जैसे इक्विटी शेयर्स, वारंट्स, डिबेंचर्स ऑनलाइन ट्रेड किए जाते हैं। एक चीज और, ये वन मार्कर भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि नीट की फुल फॉर्म बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नीट की फुल फॉर्म कर लेना आप लोग ध्यान से। नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। अच्छा, अब फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट, ये जो है यहाँ पे ट्रेडिंग होती है किस चीज की? डेरिवेटिव्स की, ये डिफरेंस है। लेकिन कैपिटल मार्केट सेगमेंट में ट्रेडिंग किसकी होती है? सिक्योरिटीज की, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी इंडेक्स, फ्यूचर्स आगे पढ़ेंगे हम, ये आपका चैप्टर 5 में है, डेरिवेटिव्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन एक्सेट्रा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट सेगमेंट एंड फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट। सिंपल एक चीज याद रखनी है, कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है और फ्यूचर ऑप्शंस में आपकी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। नेक्स्ट, a trading member can suspend his business in part or whole under certain conditions। Describe these conditions। या क्वेश्चन को पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको वो कंडीशंस बतानी है जहाँ पे एक अथॉरिटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ट्रेडिंग मेंबर जो है वो अपने बिजनेस को सस्पेंड कर दे, राइट। तो कब अथॉरिटी चाहती है कि ट्रेडिंग मेंबर जो है he should not continue with his business, he should suspend his business। तो very 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 important question, again please do it thoroughly। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का टॉपिक है ये, इट इज अबाउट
सस्पेंशन ऑफ बिजनेस। ओके, सो ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल ओनली, ये आंसर कि ये कंडीशंस हैं जहाँ पे जो मेंबर है ही इज सस्पेंडेड फ्रॉम द ही कैन नॉट डू हिज बिजनेस। तो फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ मिसकंडक्ट। तो अगर ट्रेडिंग मेंबर जो है ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है, या उसने कोई ओमिशन किया है, ये वाले जो एक्ट्स हैं A to लेके K तक मेंशन किए हुए हैं, तो ही कैन नॉट कंटिन्यू विद हिज बिजनेस। जैसे अगर वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में ही इज फाउंड कि ही इज इन्वॉल्व इन सम क्रिमिनल ऑफेंस, या उसने कोई फ्रॉडलेंट एक्ट किया है, उसने कोई भी जो प्रोविजन है उसको वायलेट किया है, इम्प्रॉपरली कंडक्ट किया है, राइट, और उसने टाइमली जो है सबमिट नहीं किया, फेलियर टू सबमिट और अबाइड बाय आर्बिट्रेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑडिट जो अकाउंट्स हैं वो सबमिट नहीं किए हैं, रिटर्न्स सबमिट नहीं की हैं, राइट, एंड ही ऑल्सो इज नॉट एबल टू टेस्टिफाई और गिव इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उससे मांगी गई है लेकिन वो इंफॉर्मेशन ही इज नॉट एबल टू प्रोवाइड टू द एक्सचेंज, राइट, देन he also failed to submit the account with the defaulter, मिसलीडिंग रिटर्न्स दिए हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। मिसकंडक्ट एक पहला कंडीशन या ग्राउंड है जिसमें वो अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू नहीं कर सकता ट्रेडिंग मेंबर। देन अनबिजनेस लाइक कंडक्ट, अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ही इज इन्वॉल्व इन सर्कुलेशन ऑफ एनी र्यूमर, राइट, उसने फिक्टिशियस नेम में ट्रांजैक्शन किया है, अनफेयर डीलिंग की है और मार्केट को मैनिपुलेट किया है, अनवारंटेबल बिजनेस में इन्वॉल्व है, चेक डिसऑनर चेक, another reason is trading member accept less than a full and bona fide money payment। तो ये सारे reasons हैं for the suspension। थर्ड है अनप्रोफेशनल कंडक्ट, अगर उसका कंडक्ट जो है, बिहेवियर जो है, ही हैज नॉट परफॉर्म्ड इन अ प्रोफेशनल वे, राइट, सो उसने वो सिक्योरिटीज में डीलिंग की है जो परमिट ही नहीं है, एक्सचेंज ने परमिट ही नहीं किया, एंड बिजनेस फॉर डिफॉल्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट, कैरी आउट एंगेजमेंट, कैरी आउट बिजनेस ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड, कि जिस सस्पेंशन पीरियड में भी ही वॉज स्टिल कैरिंग आउट द बिजनेस, राइट। सो दीज आर द रीजंस। आप प्लीज साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब ये वाला क्वेश्चन, मेंबरशिप कैन बी टेकन फॉर एनी सेगमेंट इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन, गिव अ ब्रीफ ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप। तो ये 4 कैटेगरी है बेटा। नंबर 1 मैं इसको लिख देती हूँ ऐसे ही, राइट, ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, trading cum clearing members, and fourth is professional clearing members। trading members कौन होते हैं? trading members those who execute trades but outsource clearing, यानी ये clearing process में अब इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ हेल्प करते हैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। they do not they do don't they are not involved in the clearing, राइट, क्लियरिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। देन ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स, ये ट्रेडिंग और क्लियरिंग दोनों हैंडल करते हैं। फिर आता है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स, ये ट्रेड तो एग्जीक्यूट करते हैं बट दे ऑल्सो क्लियर अदर ट्रेड्स, राइट। देन प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स, ये ट्रेड में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते, सिर्फ क्लियरिंग सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन ही है। Then, what is contract note? Write the information detailed mentioned on the contract note. Again, important question. Contract note क्या है? तो किसी दिन भी जैसे ही कोई ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है, क्लाइंट के बिहाफ में कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर करता है, शेयर्स को बाय करता है या सेल करता है, तो he is supposed to send the confirmation of the trade to the, so that is called a confirmation of trade is called as contract note। तो एक बारी मैं रीड कर लेती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है, कंफर्मेशन हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे, या
कॉन्ट्रैक्ट नोट इज अ confirmation of trade done on a particular day for on behalf of a client. तो क्लाइंट के बिहाफ पे जब ट्रेडिंग मेंबर कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो he has to send the confirmation of trade and that confirmation of trade is called as contract note. तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या मेंशन होना जरूरी है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द टीएम, टीएम का मतलब होता है ट्रेडिंग मेंबर, मैं लिख देती हूँ। सो कॉन्ट्रैक्ट नोट में नेम और एड्रेस ट्रेडिंग मेंबर का होना ज़रूरी है। सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर, तो जो ट्रेडिंग मेंबर है सेबी हर ट्रेडिंग मेंबर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करता है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर टू मेंशन द रजिस्ट्रेशन नंबर, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। फिर डिटेल्स ऑफ द ट्रेड, ऑर्डर नंबर, ट्रेड नंबर, किस टाइम पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, ट्रेड टाइम क्या है, सिक्योरिटी नेम, क्वांटिटी कितनी ट्रेड की गई है, किस प्राइस पे की गई है, ब्रोकरेज ट्रेडिंग मेंबर कितना चार्ज कर रहा है, सेटलमेंट नंबर एंड डिटेल्स ऑफ अदर लेवीज। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेंशन इन दी कॉन्ट्रैक्ट नोट। ओके, नेक्स्ट है राइट द डिटेल ऑफ द क्लाइंट ब्रोकर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। सो ट्रेडिंग मेंबर जो है उसको एक एग्रीमेंट एंटर करना होता है और उसी फॉर्मेट में एग्रीमेंट होना चाहिए जो एनएससी प्रोवाइड करता है, राइट। द एग्रीमेंट शुड कंटेन ऑल द क्लॉजेज विच आर मेंशन्ड इन द यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट। तो इस एग्रीमेंट में सारे क्लॉजेज मेंशन होने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए आपको डिटेल लिखना है क्लाइंट ब्रोकर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का। तो फर्स्ट इज अंडर know your client requirements. So this is KYC बोलते हैं ना, आपने KYC सुना होगा। So यहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर जो है he should get the information, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल क्या है, फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है, इन्वेस्टर की आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, इनकम, पैन नंबर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड by the trading member, right? Okay, then under member constituent agreement, ये दूसरा एग्रीमेंट है, ये क्लॉजेज है। जो एग्रीमेंट है ये वाला क्लाइंट ब्रोकर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का, इसके अंदर बहुत सारे क्लॉज है। पहला है दिस नो योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड है मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट एग्रीमेंट्स। सो ट्रेडिंग मेंबर आर रिक्वायर्ड टू मेक क्लाइंट्स अवेयर ऑफ, उनको ज़रूरी है कि ट्रेडिंग मेंबर्स को अपने क्लाइंट्स को ये सारी इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए कि किस ट्रेडिंग सेगमेंट में ट्रेडिंग मेंबर जो है ही इज डीलिंग विद। फिर सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेडिंग मेंबर की लाइबिलिटी और रिस्क विच आर इन्वॉल्व इन दी ट्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हमने पहले सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग मेंबर का पढ़ा था कि किस कंडीशंस में हम जो है ट्रेडिंग मेंबर्स को जो ट्रेडिंग मेंबर का बिजनेस सस्पेंड होता है। लेकिन अब आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सस्पेंशन के। अगर ट्रेडिंग मेंबर को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है या उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, वो आपको समझाना है। सो पहला तो यह है कि लॉस ऑफ मेंबरशिप राइट्स। तो जो सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर है उसको सारे राइट्स मेंबरशिप के उसके ख़त्म हो जाते हैं। वो कोई मीटिंग ट्रेडिंग मेंबर्स के अटेंड नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता। देन राइट ऑफ क्रेडिटर्स रिमेन, लेकिन जो सस्पेंडेड मेंबर्स के क्रेडिटर्स हैं वो उनका राइट अभी भी कंटिन्यू रहता है, वो अपने ड्यूज के लिए क्लेम अभी भी कर सकते हैं, राइट। सो सस्पेंशन, ट्रेडिंग मेंबर के सस्पेंशन से क्रेडिटर्स का राइट जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड, ऑब्लिगेशन टू फिल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। सस्पेंडेड मेंबर सस्पेंड तो हो गया है लेकिन फिर भी सस्पेंड होने के बाद भी उसको अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट करने ही होते हैं जो आउटस्टैंडिंग थे एट द टाइम ऑफ सस्पेंशन। फोर्थ, प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर बिजनेस। तो सस्पेंडेड मेंबर जो है वो आगे कोई और नया बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकता, राइट।
वो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग उसकी पुरानी ट्रांजेक्शन थी वो ही कंप्लीट करेगा, लेकिन कोई नया ट्रांजेक्शन या नया बिजनेस ही कैन नॉट डू। फिफ्थ, अदर ट्रेडिंग मेंबर्स मस्ट अवॉइड ट्रांजेक्शन। तो जो भी बाकी ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, दे शुड नॉट डील विद द सस्पेंडेड मेंबर ड्यूरिंग सस्पेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी प्लीज ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो जो जो मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, जैसे सस्पेंशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थॉरली प्रिपेयर कर लीजिएगा। One more thing, I have made a lot of efforts to compile all the important questions from examination point of view. So please hide the video so that it can reach maximum students, can benefit maximum student. Also please hit the like button and share and subscribe to my channel. Now, next question. Mention the norms in order to become DPG. DPG का क्या मतलब है? DPG का मतलब है Dominant Promoter Group for various categories. ये दो categories दी हैं, Unlisted Corporate Trading Member और Foreign Entities. तो इनके बारे में आपको बताना है कि क्या norms जो है होने चाहिए to become Dominant Promoter Group. ओके, सो अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर में 3 कंडीशंस हैं जो ट्रेडिंग मेंबर हैज टू फुलफिल सो दैट ही बिकम्स एलिजिबल टू कॉन्स्टिट्यूट द डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। कौन सी 3 कंडीशंस हैं? दीज कंडीशंस आर, अगर person holds 51% of the shares in the trading member corporate on his own or together with his relatives or together with the support of strategic investors in such corporate trading member। तो अगर जो यहाँ पे देखिए, अगर कोई पर्सन जो है वो 51% शेयर्स अपने नाम पे, या अगर 51 अकेले वो नहीं होल्ड कर रहा, वो होल्ड कर रहा है विद द रिलेटिव्स और विद अदर इन्वेस्टर्स, तो इन कंडीशन में पर्सन या ग्रुप जो है हम उसको डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप की कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। फिर फॉरेन एंटिटीज में ये चीज याद रखनी है आपको कि कोई भी फॉरेन कंपनीज हैं वो डायरेक्टली ट्रेडिंग मेंबर नहीं बन सकती है एक्सचेंज का, दे कैन नॉट बिकम डायरेक्टली ट्रेडिंग मेंबर, बट वो क्या कर सकते हैं कि उनको दे मस्ट सेटअप इंडियन सब्सिडरी कंपनी, उनको एक इंडियन सब्सिडरी कंपनी सेट करनी होगी। इंडियन सब्सिडरी कंपनी जो है फिर मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है, एक्सचेंज में दे कैन अप्लाई फॉर द मेंबरशिप। एंड नेक्स्ट थिंग वन यू हैव टू रिमेंबर कि जो फॉरेन एंटिटी है दे मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर इशूड बाय द आरबीआई। तो फॉरेन कंपनीज खुद डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकती हैं, उनको इंडियन सब्सिडरी कंपनी सेट करनी है, और जो इंडियन सब्सिडरी कंपनीज हैं उनको जो है दे कैन अप्लाई फॉर द मेंबरशिप ऑफ द एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ नोट ऑन ASBA। अगेन 1 मार्कर आपका आ सकता है कि यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ ASBA। तो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो इसका क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये वो फैसिलिटीज है कि इन्वेस्टर्स जो हैं अगर उनको आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अगर उनको अप्लाई करना है तो वो बहुत सेफ वे में अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एप्लीकेशन मनी, जब भी कोई इन्वेस्टर अप्लाई कर रहा है तो उनको एकदम एप्लीकेशन मनी कंपनी को नहीं पे करनी है। उसमें अब इसमें होता क्या है कि अमाउंट जितने का वो अप्लाई कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है इन्वेस्टर के अपने अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो मनी उनके अकाउंट में सेफ रहती है, और वो मनी जो ब्लॉक कर दी गई है वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होती है जब तक अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जब शेयर्स अलॉट होते हैं, अगर इन्वेस्टर्स को सारे जितने भी शेयर्स इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किए थे अगर उनको मिल जाते हैं, तो जो अमाउंट उनके अकाउंट में ब्लॉक हुआ था वो अमाउंट अब अनब्लॉक हो जाएगा, और
जो अमाउंट है उनके अकाउंट से डिडक्ट होके देन इट विल गो टू द कंपनी अकाउंट, क्योंकि उनको शेयर्स जब मिल जाते हैं तो जो वो ब्लॉक्ड अमाउंट था वो ब्लॉक अमाउंट उनके अकाउंट से हो जाता है और कंपनी को पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स को पूरे शेयर्स नहीं मिले, कुछ शेयर्स मिलते हैं, तो जितना अमाउंट के शेयर्स उनको मिले हैं सिर्फ उतना अमाउंट ही ब्लॉक्ड अमाउंट में से कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और इन्वेस्टर्स को अगर बिल्कुल शेयर्स नहीं मिलते तो वो जो ब्लॉक अमाउंट है जो उनके इन्वेस्टर के अकाउंट में ब्लॉक किया हुआ था मनी, वो वापस इन्वेस्टर के अकाउंट में ही चला जाता है। तो बहुत सेफ वे होता है इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट, अ ट्रेडिंग मेंबर इज डीम्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, नेम दिस एक्ट्स। तो ये वाला हम पहले ही कवर कर चुके हैं सस्पेंशन वाले में, सो ये एक तरह से रिपीट ही है। इसको आप अलग से भी मतलब मिसकंडक्ट के ऊपर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे। जैसे सस्पेंशन में हमने ऊपर जो क्वेश्चन कवर किया था उसमें 3 पॉइंट्स बोले थे, तो 3 पॉइंट्स मैंने कवर कराए थे जिसमें से एक पॉइंट मिसकंडक्ट का था। ओके, व्हाट इज यूनिक क्लाइंट कोड? तो ये 1 मार्कर आप या 2 मार्कर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसे, राइट। सो यूनिक क्लाइंट कोड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो इट इज गिवन टू एवरी इन्वेस्टर। ठीक है, हर इन्वेस्टर को ये आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, और कौन देता है? ब्रोकर देता है। सो व्हाई इट इज गिवन? ताकि जो क्लाइंट्स है वो आइडेंटिफाई हो सके। सो इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच क्लाइंट हु ट्रेड्स थ्रू अ ब्रोकर, राइट। तो जो भी ट्रांजेक्शन की जाती है, चाहे वो कोई भी ट्रांजेक्शन, वेदर इट इज रिलेटेड टू बाय और सेल विच इज डन बाय द क्लाइंट, तो वो ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है? बाय यूजिंग दिस यूनिक क्लाइंट कोड, राइट। नेक्स्ट, how did Depository Act 1996 address the limitations of the paper-based settlement system in India? Okay, so paper-based settlement system में क्या होता था? यहाँ पे देखिए, डिपॉजिटरी एक्ट 1996, ये इसका कंट्रीब्यूशन क्या है कि पहले जो पेपर बेस्ड सेटलमेंट सिस्टम होता था, अब इट हैज बीन चेंज टू द डिपॉजिटरी सिस्टम, राइट। सो मेन एम क्या था डिपॉजिटरी एक्ट 1996 का? ताकि जितने भी जो सिक्योरिटीज हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो विद स्पीड, एक्यूरेसी, राइट। एंड और ये कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव किया गया? by making the securities of public limited companies freely transferable in dematerialized electronic form। तो शेयर्स कैसे, कंपनी की जो सिक्योरिटीज हैं वो कैसे फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकी? ताकि उनको कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पहले पेपर फॉर्म में होती थी शेयर सिक्योरिटीज, लेकिन बाय द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 अब जितनी भी सिक्योरिटीज थी उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक को ही हम डीमेटेरियलाइज बोलते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। तो ये डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज जो होती हैं, हाउ दे आर ट्रेडेड थ्रू दी डिपॉजिटरीज। Okay, next, what are the key difference between trading in the wholesale debt market and currency derivative segment? Okay, so wholesale debt market segment, यहाँ पे जितनी भी डेट सिक्योरिटीज होती है जिसके अंदर आपकी आ जाती है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, देन ट्रेजरी बिल्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारी डेट सिक्योरिटीज है। तो यहाँ पे ये वाली डेट सिक्योरिटीज जो है ट्रेड की जाती है। तो ये सेगमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर दी डेट सिक्योरिटीज, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपका करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। तो यहाँ पे ये देखिए, CDS यानी कि करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कब स्टार्ट हुआ था? 29 अगस्त 2008। तो यहाँ पे विद USD INR फ्यूचर ट्रेडिंग, तो यहाँ पे शुरू में ये स्टार्ट किया गया था
बट लेटर यहाँ पे काफी और करेंसी पेयर्स ऐड किए गए, जैसे पाउंड विद INR, येन विद INR। सो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए इस सेगमेंट में, राइट। तो करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट है, यहाँ पे करेंसीज के जो पेयर्स है, यहाँ पे जो भी आपकी ट्रेडिंग होती है इन दी विद दीज काइंड ऑफ करेंसी पेयर्स। नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन्वेस्टर सर्विस सेल। सो इन्वेस्टर सर्विस सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन हैंडलिंग द कंप्लेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की कोई भी कंप्लेंट होती है अगेंस्ट द ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग मेंबर्स चाहे ब्रोकर्स हो या कंपनीज हो, अगर इन्वेस्टर की कोई भी कंप्लेंट है विद द ट्रेडिंग मेंबर्स, दे कैन रेफर द कंप्लेंट टू द इन्वेस्टर सर्विस सेल, राइट। या कोई भी अगर इन्वेस्टर का डिस्प्यूट है या इश्यूज है विद रिगार्ड टू कोई भी ट्रांजेक्शन जो एग्जीक्यूट की गई है इन द एक्सचेंज, तो वो रेफर कर सकते हैं अपना केस टू द इन्वेस्टर सर्विस सेल। तो कैसे काम होता है, यहाँ पे कंप्लेंट हैंडल होती है। अब इन्वेस्टर सर्विस सेल को जब भी इन्वेस्टर से कंप्लेंट मिलती है, राइट, सबसे पहले तो दे गेट द कंप्लेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर, फिर इन्वेस्टर सर्विस सेल जो है वो इन्वेस्टर की कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं टू द ट्रेडिंग मेंबर फॉर क्लैरिफिकेशन, और फॉलो भी करते हैं ट्रेडिंग मेंबर से, ताकि इंश्योर हो कि जो भी कंप्लेंट ट्रेडिंग मेंबर को फॉरवर्ड हो गई है तो क्या ट्रेडिंग मेंबर ने उसको रिजॉल्व किया है या नहीं। अगर क्लेम अभी भी इन्वेस्टर का सेटल नहीं हुआ और ट्रेडिंग मेंबर्स ने रिजॉल्व नहीं किया है कंप्लेंट, तो इन्वेस्टर सर्विस सेल एडवाइस करता है इन्वेस्टर को कि वो अपनी कंप्लेंट को जो है आर्बिट्रेशन तक लेके जाए। आर्बिट्रेशन क्या है, ये एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है जहां पे एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी जो है फाइनल डिसीजन करती है। ओके, आर्बिट्रेशन अभी यही है कि यहाँ पे यही डेफिनेशन मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर सर्विस सेल जब भी आगे केस फॉरवर्ड करती है ट्रेडिंग मेंबर को और इन्वेस्टर को कोई सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशन या सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो केस आगे फॉरवर्ड किया जाता है आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो व्हाट इज आर्बिट्रेशन, ये एक जुडिशियल प्रोसेस है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, जहाँ पे एक थर्ड पार्टी जिसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं वो क्लेम इन्वेस्टर और ट्रेडिंग मेंबर के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करती है। टाइम लिमिट क्या है फॉर फाइलिंग द आर्बिट्रेशन। सो अगर इन्वेस्टर को या ट्रेडिंग मेंबर जो आपस में वो डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर सकते, तो इन्वेस्टर जो है कैन फाइल फॉर आर्बिट्रेशन, और टाइमिंग क्या है, विद इन 6 मंथ्स। फाइलिंग जो है विद इन 6 मंथ्स हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट द डिस्प्यूट फर्स्ट अरोज। ओके, तो यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सारे कवर करा दिए। लेट्स मूव टू यूनिट 2, दैट इज ट्रेडिंग। व्हाट आर स्पेशल फीचर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स। सो इसमें क्या है स्पेशल फीचर में कि आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन में यूजर जो है अपने ऑर्डर्स मॉडिफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है और स्टेटस भी देख सकता है। पर्टिकुलर ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर है उसका स्टेटस भी यूजर जो है ही कैन व्यू फ्रॉम दी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was buyback of trade permitted in secondary market, write its purpose। so buyback का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से रीपरचेज कर सकती है। जैसे कंपनी ने पहले अपने मार्केट में शेयर्स पहले इशू किए थे, लेकिन अब कंपनी मार्केट से ही वापस अपने शेयर्स को जब खरीदती है, दोबारा खरीदती है, तो उसी को बोलते हैं बायबैक। सो पर्पस क्या है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है, इससे जो वैल्यू है शेयर्स की वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सेबी नोटिफिकेशन डेटेड नवंबर 14 1998, बायबैक जो है वो बायबैक ऑफ द शेयर्स और द सिक्योरिटी इज परमिटेड इन द सेकेंडरी मार्केट। सो इसी को हम बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट भी बोलते हैं।
नाउ 3 एडवांटेजेस ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली जब आप बाय द यूज ऑफ इंटरनेट शेयर्स या सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। तो एडवांटेजेस क्या है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, राइट। सो ट्रेडर्स जो है वो मार्केट प्राइस क्लियरली देख सकते हैं। जब भी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है तो प्रॉपर जो है ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्योंकि मार्केट प्राइसेस क्लियरली एवरी ट्रेडर जो है दे कैन गो थ्रू द मार्केट प्राइस। ट्रेडिंग जो है फास्ट होती है, क्विक होती है, एफिशिएंट होती है, और वाइडर एक्सेस। तो इन्वेस्टर्स जो अलग अलग लोकेशंस में कंट्री के बैठे हुए हैं वो ऑनलाइन अपना ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब इंटरनेट ट्रेडिंग। तो ये इंटरनेट ट्रेडिंग क्या है, ये 1 मार्कर या 2 मार्कर ही आएगा आपका, कि इसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक्स, कमोडिटीज या बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं थ्रू दी इंटरनेट। राइट टू फीचर्स ऑफ टेम्परेरी साइन ऑफ। सो टेम्परेरी साइन ऑफ, इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। सो यूजर्स यहाँ पे जब भी टेम्परेरी साइन ऑफ की फैसिलिटी लेते हैं, तो टेम्परेरी साइन ऑफ करते हैं, सॉरी, तो वो क्या करते हैं, वो कोई ऑर्डर एंटर नहीं कर सकते, कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते। यूजर कैन नॉट एंटर ऑर्डर, कैन नॉट मेक इंक्वायरी। तो टेम्परेरीली जो ट्रेडिंग सिस्टम है, इससे यूजर्स को क्या फायदा होता है कि टेम्परेरीली ट्रेडिंग सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है and it prevents unauthorized access. Second क्या है, continue receiving market update. Temporary sign off में भी सॉफ्टवेयर क्या करता है, मार्केट इंफॉर्मेशन फिर भी बैकग्राउंड में अपडेट करता रहता है ताकि यूजर जो है वो इन्फॉर्म्ड रहे। एक्सप्लेन मार्केट वॉच विंडो। मार्केट वॉच विंडो इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, और यूजली ये थर्ड विंडो होती है फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रीन, विजिबल रहती है यूजर्स को। मेन पर्पस क्या है मार्केट वॉच विंडो का, कि इट अलाउ द यूजर्स टू सेट अप एंड मॉनिटर सिक्योरिटीज दे आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग, राइट। सो ये मेन एरिया है जहाँ पे जहाँ ट्रेडर्स जो है वो लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सो डिटेल्स जो है सिक्योरिटी की यहाँ पे अपडेट होती रहती है कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। ओके, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा कि मार्केट वॉच विंडो जो थर्ड विंडो है, राइट, पर्पस क्या है कि ट्रेडिंग डिटेल्स जो है सिक्योरिटीज की वो यूजर्स व्यू कर सकते हैं। तो अब आपको इसमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में, मार्केट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के बारे में, सेटिंग अप सिक्योरिटीज के बारे में, इजी नेविगेशन एंड कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेशन। ओके, सो मार्केट वॉच क्या है, वो स्क्रीन है जहाँ पे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की वो स्क्रीन है जहाँ पे रियल टाइम जो डिटेल्स है स्टॉक्स की या सिक्योरिटीज की यूजर्स कैन सी। सो आपको इसके बारे में बताना है मार्केट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। तो मार्केट वॉच जो है इट शोज एक्स स्लैश कम इंडिकेटर्स, इट टेल्स, और ये इंडिकेटर्स क्या बताते हैं कि इफ एनी कॉर्पोरेट एक्शन इज हैपनिंग, कॉर्पोरेट एक्शन मतलब डिविडेंड, बोनस, राइट इशू, ये क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इट ऑल्सो टेल्स यू द बेस्ट बाय प्राइस, टोटल बाय क्वांटिटी, बेस्ट सेल प्राइस, टोटल सेल क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, प्राइस चेंज इंडिकेटर। तो ये मार्केट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले आपको ये सारी चीजें शो करता है, एंड परसेंटेज चेंज। फिर डायनेमिक अपडेट्स, तो प्राइस और क्वांटिटीज जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं। अगर प्राइस अप होता है तो इट इज शोन इन ब्लू, प्राइस अगर कम होता है तो इट इज शोन इन रेड। देन सिक्योरिटी सेटअप। सो यहाँ पे सिक्योरिटीज जो हैं जिसको आप ट्रैक करना चाहते हो, यू कैन ऐड और यू कैन रिमूव दो सिक्योरिटीज। तो मैक्सिमम आप 500 सिक्योरिटीज तक सेटअप कर सकते हो, एंड एक पेज में यू कैन व्यू 30 सिक्योरिटीज, राइट। इजी नेविगेशन, तो वन कैन क्विकली प्लेस ऑर्डर्स, चेक डिटेल्स फॉर द सिक्योरिटीज। देन कॉर्पोरेट एक्शन नीडेड, मार्केट वॉच जो है वो स्पेशल कोड शो करता है फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस। तो ये सारे कोड्स हैं, एक्स डिविडेंड के लिए एक्स डी,
एक्स बोनस के लिए एक्स बी एंड सो ऑन। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, व्हाट इज द ट्रेडिंग सिस्टम यूजर्स हियरकी? अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है जो मैंने इधर इस वीडियो में कंपाइल किए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस उन इम्पोर्टेंट में से भी वेरी इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी रेपिटेटिवली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जहां मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ उन क्वेश्चंस को तो प्लीज थरली आप प्रिपेयर कर ही लीजिए। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू हाइप द वीडियो because it is not easy to compile and make the content like this. So I want कि maximum बच्चे जो है जो efforts I have put up, maximum students can take the benefit of this. So corporate manager, तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला आप डायग्राम बनाएंगे पेपर में। यहाँ ब्रांच 1 है एंड देन डीलर ब्रांच के अंदर आ रहे हैं, देन ब्रांच 2 में भी ऐसी सेम। तो सबसे पहले जो है कॉर्पोरेट मैनेजर जो टॉप लेवल पे है, ही इज द हाईएस्ट लेवल इन द ट्रेडिंग फर्म। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये ही रिसीव्स रिपोर्ट्स फॉर ऑल द ब्रांचेस, एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स। ठीक है, सो मेन इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या रोल है कि ही रिसीव्स एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस, राइट? And also he can set branch order value limits, user order limits, outstanding orders और जो trades हैं he can view of all the users, he can cancel modify orders for any user। फिर ब्रांच मैनेजर जो मिडल लेवल पे है, ये रिपोर्ट किसको करते हैं? कॉर्पोरेट मैनेजर को। आप इधर भी देख सकते हैं ब्रांच मैनेजर जो है ही रिपोर्ट्स टू कॉर्पोरेट मैनेजर, राइट? एंड इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ही रिसीव्स एंड ऑफ डे रिपोर्ट फॉर ऑल डीलर्स इन देयर ब्रांच। अब ब्रांच, ये जो ब्रांच 1 है, ठीक है, इधर जो ब्रांच मैनेजर है वो ही गेट द रिपोर्ट्स एंड ऑफ डे रिपोर्ट फ्रॉम ऑल द डीलर्स वर्किंग अंडर हिम। ठीक है, एंड ही कैन ऑल्सो सेट यूजर ऑर्डर वैल्यू फॉर देयर ब्रांच, व्यू आउटस्टैंडिंग orders and trades in their branch, and he can also cancel and modify orders। अब डीलर जो है वो लोवेस्ट लेवल पे है एंड ही रिपोर्ट्स टू whom? He reports to the branch manager and he operates at the user level। So he can view, perform orders and trade only for themselves, but he cannot access information of other dealers। तो बाकी जो डीलर्स है उनकी इंफॉर्मेशन he cannot access, he cannot view। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर? सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर जो है या सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन कार्ड है। इट इज लाइक एन इंफॉर्मेशन कार्ड फॉर अ सिक्योरिटी। तो इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं दैट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर नीड टू नो। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें एक इंफॉर्मेशन कार्ड है और इसमें काफी इंफॉर्मेशन होती है एक सिक्योरिटी की, इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है किसी भी सिक्योरिटी की जिसके बारे में हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। सो इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? सिक्योरिटी नेम, क्या नाम है स्टॉक का या सिक्योरिटी का, बुक क्लोजर डेट के बारे में, एक्स डेट, नो डिलीवरी डेट, टिक साइज, डेली प्राइस चेंज कि कितना मैक्सिमम मिनिमम प्राइस सिक्योरिटीज का मूव होता है दिन में, फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, ISIN नंबर। प्लीज अगेन ये भी 1 मार्कर इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर आ सकता है इसकी फुल फॉर्म। सो इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये हम ऊपर आई थिंक रिपीट ही है, कर चुके हैं भी, पर एक बार कर लेते हैं कि टाइम मैचिंग स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में इट इंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग कि मार्केट जो प्राइस है इट इज इजीली विजिबल टू ऑल द यूजर्स एंड द ट्रेडर्स, सो देयर इज ट्रांसपेरेंसी, राइट? प्राइस जो है दे एडजस्ट क्विकली, राइट? जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, so about any new information about company or the market completely जो है वो रिफ्लेक्ट होती है शेयर प्राइजेस में। एंड
ट्रेडर्स जो है वो दे कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कोई दे आर सिटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, दे कैन डू द ट्रेडिंग थ्रू ऑनलाइन, राइट। और सिस्टम में इट डज नॉट रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रेडर, तो कोई भी ऑर्डर चाहे वो बड़ा है या छोटा है, सारे पार्टिसिपेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है। व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ मार्केट मूवमेंट? सो मार्केट मूवमेंट स्क्रीन, इस स्क्रीन में क्या शो होता है कि कैसे जो प्राइस है सिक्योरिटी के वो मूव होते हैं थ्रू आउट द डे, राइट। रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी अपडेट्स होते हैं दे आर प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड, right? Then what is the purpose of the following windows of neat trading system? Following windows. So market by price. Purpose क्या है market by price का? ताकि users जो है वो view कर सकते हैं कि कितने outstanding orders हैं in the market, aggregated at each price. Then previous trade. Purpose क्या है previous trade का? कि security wise information users को मिले for their own trade, right? And trade cancellation can be requested from the previous trade screen, कि अगर trade cancellation जो है किसी भी trader को trade cancellation request करनी है तो वो previous trade screen से कर सकता है। Activity log, एक्टिविटी लॉग क्या बताता है? सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म की गई हैं ऑन एनी ऑर्डर बिलोंगिंग टू द यूजर, चाहे एक्टिविटी इज रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन, कैंसलेशन, एक्सेट्रा। स्नैप कोट, स्नैप कोट क्या अलाउ करता है ट्रेडिंग मेंबर को कि कोई भी मार्केट इंफॉर्मेशन है किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो यूजर कैन गेट द मार्केट इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियसली, राइट। देन आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे यूजर कैन व्यू द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर फॉर अ सिक्योरिटी। देन एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग: नॉर्मल मार्केट ओपन फेज, पोस्ट क्लोज मार्केट, आंसर कौन, राइट। सो नॉर्मल मार्केट ओपन फेज, यहाँ ओपन पीरियड जो है ये इंडिकेट क्या करता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी अभी स्टार्ट हुई है, राइट। एंड मैसेज जो है सभी ट्रेडर्स को सेंड किया जाता है टू टेल दैट द मार्केट हैज स्टार्टेड। फिर मार्केट ओपन टाइम जो है फॉर डिफरेंट मार्केट जो it is notified by the exchange to all trading members। तो हर दे आर डिफरेंट मार्केट्स, तो हर मार्केट का ओपन टाइम जो है वो एक्सचेंज सभी ट्रेडिंग मेंबर्स को बताता है। ऑर्डर एंट्री अलाउ होती है, तो जब भी व्हेन ऑल द सिक्योरिटीज हैव बीन ओपन, तो इस फेज में क्या होता है, ऑर्डर्स को मैच किया जाता है ऑन कंटिन्यूस बेसिस। ऑर्डर्स को मैच करने का क्या मतलब है कि अगर मैंने कुछ शेयर सेल करने हैं तो इसी फेज में देखा जाता है कि इज देयर एनी अदर पर्सन हु इज विलिंग टू बाय दी शेयर्स आल्सो, तो ऑर्डर्स को मैच किया जाता है। नॉर्मल मार्केट ओपन फेज में अभी ट्रेडिंग एक्टिविटी कमेंस होती है, स्टार्ट होती है। देन पोस्ट क्लोज मार्केट, सो क्लोजिंग सेशन जो है इट इज अवेलेबल इन नॉर्मल मार्केट सेगमेंट। तो टाइमिंग्स क्या है? 3:40 टू 4 PM, राइट। यहाँ पे मार्केट प्राइजेस ऑर्डर्स आर अलाउड, स्पेशल टर्म्स, स्टॉप लॉस, डिस्क्लोज क्वांटिटी ऑर्डर्स ये अलाउ नहीं होते, राइट। सिक्योरिटीज ट्रेड नहीं होती, जो सिक्योरिटीज नॉर्मल मार्केट में ट्रेड नहीं की गई थी वो क्लोजिंग सेशन में भी दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। देन इसकी भी फुल फॉर्म आती है सर कौन? इट इज सर्विलेंस एंड कंट्रोल। ये वो पीरियड है आफ्टर मार्केट क्लोज ड्यूरिंग विच यूजर्स हैव इंक्वायरी एक्सेस ओनली। सो जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो उसके बाद के पीरियड में सिर्फ यूजर्स जो है सिर्फ इंक्वायरी कर सकते हैं, राइट। इस सिस्टम इस पीरियड में सिस्टम जो है वो प्रोसेस करता है डेटा फॉर मेकिंग द सिस्टम अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर्स नहीं रिसीव होते, राइट। सिर्फ यूजर्स जो है इंक्वायरी करते हैं और जो सिस्टम है वो डेटा को प्रोसेस करता है ताकि सिस्टम जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए अवेलेबल हो। ओके, एक्सप्लेन डेली मार्केट ट्रेडिंग फेजेस। तो इसमें से ओपनिंग हमने कर लिया है। ओपनिंग में क्या है? ट्रेडिंग मेंबर जो है आफ्टर दे लॉग इन टू द नीट सिस्टम they carry out the following activities:
ठीक है, दे सेट अप मार्केट वॉच एंड प्री ओपन में क्या है, प्री ओपन सेशन जो है वो 15 मिनट के लिए होता है, 9 to 9:15 तक। प्री ओपन सेशन में इट इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑर्डर कैंसिलेशन पीरियड, ऑर्डर मैचिंग पीरियड। ऑर्डर कैंसिलेशन पीरियड जो है 8 मिनट्स का होता है। इट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑर्डर एंट्री, sorry, order collection period. It is not order cancellation, it is order collection. So pre open session में दो चीजें होती हैं, order collection and order matching. तो order collection period जो होता है वो 8 मिनट्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे 8 मिनट्स किसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं ऑर्डर कलेक्शन पीरियड में, ऑर्डर एंट्री के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए एंड कैंसिलेशन के लिए, राइट। नाउ नॉर्मल मार्केट ओपन फेज हम ऊपर कर ही चुके हैं, यहाँ पे किया था ना मैंने नॉर्मल मार्केट, ये देखिए मार्केट क्लोज। सो मार्केट क्लोज में ट्रेडिंग जो है इट कम्स टू एन एंड, राइट। और सभी ट्रेडिंग मेंबर्स को मैसेज भेज दिया जाता है कि कोई फर्दर ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं होंगे, राइट। यूजर्स जो है सिर्फ इंक्वायरी कर सकता है और ट्रेड कैंसिलेशन एक्टिविटी कर सकता है। पोस्ट क्लोज मार्केट ऊपर किया था एंड ये भी हमने सरकॉन भी ऊपर किया था। सो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्री ओपन सेशन, 15 मिनट के लिए होता है, 9 to 9:15। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ब्रांच मैनेजर in managing trading branch, how they interact with dealers and corporate manager। तो ये भी हम कर ही चुके हैं कि ब्रांच मैनेजर कौन है, मिडिल लेवल पे होता है एंड ही रिसीव एंड ऑफ द डे रिपोर्ट फॉर ऑल द डीलर्स। ठीक है, एंड ही इंटरेक्ट क्लोजली विद द कॉर्पोरेट मैनेजर एंड ही प्रोवाइड सपोर्ट टू द डीलर्स। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स कौन से होते हैं, दो फीचर्स बताने हैं, तो ये रिपीट है, ऊपर हम कर चुके हैं। What is the working process of internet broking? So इंटरनेट ब्रोकिंग का मतलब क्या है कि ब्रोकर वेबसाइट या ऐप से, ठीक है, यूजिंग अ ब्रोकर वेबसाइट और थ्रू ऐप शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड ऑनलाइन थ्रू द इंटरनेट। सो इंटरनेट जो है वो कैसे काम करता है, इट वर्क एज ऑर्डर रूटिंग सिस्टम। ये सेंड करता है इन्वेस्टर्स ऑर्डर टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, इन्वेस्टर जो है लॉग इन करता है, ठीक है, इनटू द ब्रोकर्स ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब और लॉग इन करने का क्या वे है, इन्वेस्टर का यूजर नेम है, पासवर्ड है, फिर वो मार्केट इंफॉर्मेशन चेक करता है एंड इन्वेस्टर को अगर इंटरेस्ट है टू बाय और सेल द शेयर्स, ही प्लेसेस द ऑर्डर ऑन द ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म। फिर ऑर्डर वेरिफिकेशन, ब्रोकर सिस्टम जो है इन्वेस्टर्स की आइडेंटिटी, अकाउंट डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई किए जाते हैं एंड वेरिफिकेशन के बाद ऑर्डर रूटिंग सिस्टम जो है ऑर्डर सेंड करता है स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज ऑर्डर को मैच करता है एंड देन ऑर्डर इज or the trade is executed and confirmation, once the trade is completed, broker जो है confirmation message investor को send करता है। Next question, write in brief about regular lot matching। So regular lot matching में highlighter use कर लेती हूँ। It is a process used in the stock exchange used to match buy and sell orders of standard trading quantities regular lots। तो ये वो प्रोसेस है स्टॉक एक्सचेंज में जब यहाँ पे ऑर्डर्स को मैच किया जाता है। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर है अगर उसने बाय करने हैं शेयर्स, तो कॉरस्पॉन्डिंगली देयर शुड बी समवन हु इज रेडी टू सेल आल्सो, तो ऐसे ऑर्डर्स को मैच किया जाता है। तो यहाँ पे buyers और sellers they are matched based on price and time priority, right? ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 3 फेसेस हैं, राइट। कंप्लीट ट्रेड, कंप्लीट ट्रेड में क्या है कि यहाँ पे अगर क्वांटिटी जो है ऑफ मैचिंग ऑर्डर ऑन द ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिव ऑर्डर, ऑर्डर इज फुली एग्जीक्यूटेड। जैसे इस लाइन का क्या मतलब है, अगर ए को 100 शेयर्स खरीदने और बी को 100 सेल करने, तो फुल कंप्लीट ट्रेड हो जाएगी, 100 शेयर्स will be fully traded। partial trade में क्या है कि there is mismatch in the sense available matching quantity वो कम है। तो जैसे ए ने अगर 100 शेयर्स खरीदने
और बी को 60 सेल करने, तो सिर्फ 60 शेयर्स ही ट्रेड होंगे, 40 जो है दे विल नॉट बी ट्रेडेड। थर्ड, रिमेनिंग ऑर्डर, तो जो भी अनट्रेडेड क्वांटिटी है वो इट इज प्लेस्ड इन रेगुलर लॉट ऑर्डर बुक, राइट। तो वेट किया जाता है कि इट वेट्स टू बी मैच्ड लेटर। तो बाद में हम इस वाले रिमेनिंग ऑर्डर की यहाँ पे मैच होता है ऑर्डर की, इफ देयर इज समवन हु इज इंटरेस्टेड टू मैच द ऑर्डर अगेन ऑन द बेसिस प्राइस प्रायोरिटी एंड टाइम प्रायोरिटी। ओके, डिस्क्राइब ऑर्डर कैंसिलेशन फंक्शनैलिटी। सो ऑर्डर कैंसिलेशन का मतलब है कि इन्वेस्टर्स जो है वो अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स कैन कैंसिल देयर ऑर्डर्स दैट दे हैव प्लेस्ड बिफोर ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड। तो कैंसिलेशन तभी होगा अगर कुछ कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होंगी। फर्स्ट इज कैंसिलेशन कंडीशंस। सो अनट्रेडेड ऑर्डर्स, ऑर्डर्स जो अभी फुली या पार्शली they have not been fully or partially traded can be cancelled. So कौन से ऑर्डर्स कैंसिल हो सकते हैं? जो अभी पूरी तरह ट्रेड नहीं किए गए हैं या पार्शली ट्रेड किए हैं, सिर्फ वही कैंसिल हो सकते हैं। जो फुली ट्रेडेड है दे कैन नॉट बी कैंसिल्ड। पार्शली ट्रेडेड ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स पार्शली फिल्ड हुए हैं, तो अनट्रेडेड जो पार्ट है सिर्फ वही कैंसिल होगा, राइट। तो जो पार्ट ट्रेड हो चुका है वो कैंसिल नहीं होगा। मार्केट आवर्स, तो कैंसिलेशन कब हो सकती है? सिर्फ ड्यूरिंग मार्केट आवर्स और इन दी प्री ओपन पीरियड। सिंगल ऑर्डर कैंसिलेशन, ये ऑप्शन जो है इट अलाउ टू कैंसिल वन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो कब ये हो सकता है? ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स, ओके। एंड यूजिंग दिस कैन बी कैंसिल यूजिंग द फंक्शन की प्रोवाइडेड फॉर कैंसिलेशन, या ऑर्डर को सिलेक्ट करके आप ऑर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन एंड देन यू कैन डू द कैंसिलेशन। देन क्विक ऑर्डर कैंसिलेशन, सो दिस इज अगेन एक्सटेंशन ऑफ द सिंगल ऑर्डर कैंसिलेशन। इसमें आप मल्टीपल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स एट वंस यू कैन कैंसिल, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The system allow the trading member to enter orders with various conditions attached to them as per requirement. These conditions are broadly divided into time conditions, quantity conditions, price conditions, and other conditions. Several combinations of the above are allowed, thereby providing enormous flexibility to the users. Give a brief of each order condition of NEAT TWS. TWS जो है आपका ये देखिए यहाँ पे कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं, राइट। सो ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो यूजर को अलाउ करता है, यूजर कौन होते हैं? ब्रोकर्स या इन्वेस्टर्स, कि दे कैन एंटर वेरियस ऑर्डर्स विद स्पेसिफिक कंडीशंस। ये कंडीशंस जो है टाइम कंडीशंस है, क्वांटिटी, प्राइस एंड अदर कंडीशंस। टाइम कंडीशंस में यहाँ देखिए ये ऑर्डर जो है वैलिड होता है फॉर ट्रेडिंग डे ओनली, एंड इमीडिएट और कैंसिल आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। अनमैच पोर्शन जो है वो कैंसिल हो जाता है। क्वांटिटी कंडीशंस, it disclose only a portion of the total order quantity. So price conditions में क्या है? ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होता है at the best available price, right? Then other conditions में आपका ये वाला है proprietary और client. It defines if the order is for the user's own account or on behalf of the client. तो ये चीजें आपको याद रखनी है। Again, unit 3, unit 2 we are done with. Please hype the video, like and share and subscribe my channel. Let's start with unit 3, that is clearing and settlement legal framework. So please bear with me, this is going to be long video क्योंकि सारा entire units, all the 6 units को कवर कराना इट इज नॉट एन इजी टास्क इन वन वीडियो। सो डेफिनेटली काफ़ी लंबी वीडियो होगी ये, बट अगर आपको पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं
and you have to cover all the important topics, then you have to watch the complete video. So what is operational and legal risk? Operational risk कब होता है? It is from the operational failures, जैसे बिकॉज ऑफ कोई एरर हो, फ्रॉड, तो ऑपरेशनल फेलियर की वजह से जो रिस्क होता है उसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। और लीगल रिस्क कब आता है? कि जब लॉ और रेगुलेशन जो है वो इट डू नॉट सपोर्ट एनफोर्समेंट ऑफ सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस। तो कोई भी लॉ जो है इट इज नॉट सपोर्टिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ सेटलमेंट ऑब्लिगेशन और अनसर्टेन। तो जब भी आप कोई सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस जो हैं, ठीक है, उसको लॉ ही सपोर्ट नहीं कर रहा, रूल्स रेगुलेशंस ही नहीं सपोर्ट कर रहे, तो तब लीगल रिस्क अराइज होता है। देन एक्सप्लेन एमटीएम मार्जिन। एमटीएम का मतलब होता है मार्केट टू मार्केट मार्जिन। इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ट्रेडिंग डे ऑफ द नेक्स्ट डे। सो ये जो मार्जिन है ये कलेक्ट होता है और इट इज एडजस्टेड फ्रॉम the cash or cash equivalent component of the liquid net worth deposited with the exchange। तो मार्केट टू मार्केट मार्जिन में, यस, एक सेकेंड बेटा, ठीक है, ये जो है ये एडजस्ट किया जाता है जो भी कैश कंपोनेंट एक्सचेंज के पास डिपॉजिट होता है उसमें से ये मार्जिन जो है कलेक्ट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। So explain SEBI prohibition of insider trading regulation, important। So SEBI जो regulations है 2015, इसका एम था इंसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करना, ठीक है, जहाँ पे जो इंसाइडर ट्रेडिंग क्या है, इंडिविजुअल्स जो होते थे दे विद एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी यूज इट टू ट्रेड इट्स सिक्योरिटीज। तो जितने भी जो इंडिविजुअल्स होते थे जिसको कंपनी के बारे में बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती थी, वो उस प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज करते थे अपने बेनिफिट के लिए। इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ सपोज, और मेरे को उसकी इंटरनल पॉलिसीज सारी इंफॉर्मेशन पता है और उस इंफॉर्मेशन को मैं यूज अपने बेनिफिट के लिए करती हूँ, तो दैट इज रॉन्ग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में को प्रिवेंट करने के लिए ही सेबी ने सेबी लेकर आई सेबी रेगुलेशंस 2015, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या था कि मार्केट में फेयरनेस रहे एंड इन्वेस्टर्स जो है उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके। सो इनसाइडर ट्रेडिंग तो मैंने आपको बता दी है कि जब भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता था अपने बेनिफिट के लिए और वो इंफॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, सो अगर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस में ट्रेडिंग की जाती है तो उसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट। ओके, तो ये सारे इंसाइडर कौन है? पर्सन जो कंपनी के साथ कनेक्टेड है, जैसे डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, उनको कंपनी के बारे में पता है। कनेक्टेड पर्संस में कौन आ गए? ये सारे। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में, राइट। तो ये सारी टर्म्स हैं रेगुलेशंस की। और गोल रेगुलेशन का क्या है? फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट should be there for all the investors। Now write about replacement cost risk। So अगर कोई भी एक पार्टी जो है वो if it fails to perform its obligation, ठीक है, वो अपनी ट्रांजेक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती है, तो जो रिस्क होता है बिकॉज ऑफ दैट फेलियर इट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिस्क। So it is the potential loss which is faced by a party when the counterparty fails to fulfill its obligation, forcing the non-defaulting party to enter into a new contract at the current market price which may be more expensive। अभी इस लाइन का मतलब आपको नहीं समझ आया होगा, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, फिर हम इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे। तो जैसे एक ट्रेडर है, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो शेयर्स खरीदेगा 100 रुपीज में। अब मार्केट प्राइस बाद में बढ़ गया 120, तो सेलर जो था जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं 100 में शेयर सेल कर दूंगा, और अगर वो डिफॉल्ट कर देता है, यानी वो अपने नहीं शेयर्स 100 रुपए में सेल करता, डिलीवर नहीं करता, तो जो बायर था अब वो उसको 100 की जगह 120 में शेयर खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसको तो लॉस हो गया 20 रुपीज का।
तो इसी लॉस या रिस्क को बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिस्क। क्लियर? तो अगर आपसे डेफिनेशन लर्न नहीं होती है तो भी मैं आपको क्या एडवाइस करूंगी, प्लीज पेपर में क्वेश्चन को मत छोड़िए। इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प बाय गिविंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और बाय गिविंग एग्जांपल, इवन देन यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। तो प्लीज डोंट लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल रिस्क इन काउंटर पार्टी रिस्क? प्रिंसिपल रिस्क का मतलब क्या है कि रिस्क that a party fulfills their obligation but counterparty fails to pay or deliver। तो जिसमें एक पार्टी तो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रही है लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती है, या वो पे नहीं कर रही है दूसरी पार्टी, या डिलीवर नहीं कर रही है शेयर्स। सो द पार्टी में लूज द प्रिंसिपल अमाउंट और द सिक्योरिटी। तो अब ये रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जाता है? डिलीवरी वर्सेस पेमेंट मैकेनिज्म, यानी डिलीवरी आप तभी करोगे जब आपको पेमेंट मिल जाएगी, राइट? एंड use a central counterparty like NSCCL that becomes the buyer to every seller and seller to every buyer। तो दो तरीके हैं रिस्क को रिड्यूस करने के, एक आप तभी डिलीवर करिए जब पेमेंट मिलेगी, एंड देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ NSCCL जो रोल प्ले करती है, बायर बनने का रोल प्ले करेगी, ठीक है? अगर सेलर को बायर, इट विल बिकम द बायर टू एवरी सेलर, यानी जब सेलर ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी और बायर ने नहीं फुलफिल की है तो NSCCL बायर बन जाती है, ठीक है? और अगर बायर ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी और सेलर नहीं कर रहा तो उस केस में NSCCL सेलर का रोल प्ले करती है। नाउ व्हाट सिक्योरिटीज पे इन एंड पे आउट मीन्स? तो सिक्योरिटी पे इन का मतलब क्या है? यहाँ पे ये वो प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस जहाँ पे इन्वेस्टर डिलीवर करता है सिक्योरिटीज टू दी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऐसे, इन्वेस्टर्स जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को सिक्योरिटीज डिलीवर करता है, राइट? और सिक्योरिटी पे आउट क्या करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज पे आउट? यहाँ पे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज जो उन्होंने खरीदी है उनको मिलती हैं, दे रिसीव फ्रॉम द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड सेटलमेंट? तो ये वो सेटलमेंट सिस्टम है जहाँ पे ट्रेड जो है वो दे आर सेटल टुगेदर एट द एंड ऑफ द फिक्स्ड पीरियड, ठीक है? तो बाइंग और सेलिंग जो ट्रांजेक्शन्स हैं यहाँ पे इस सिस्टम पे, दे आर नॉट सेटल्ड ऑन द सेम डे। तो जितनी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड में ट्रेड्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको कंबाइन किया जाता है और एक साथ सेटल किया जाता है। जैसे सारी ट्रेड्स जो मंडे से फ्राइडे के बीच में हुई हैं वो कलेक्ट होती हैं एंड एक पीरियड के बाद सेटल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु आर कॉल्ड रजिस्टर्ड ओनर एंड बेनिफिशियरी ओनर अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट 1996? तो रजिस्टर्ड ओनर कौन है बेटा? डिपॉजिटरी। और बेनिफिशियरी ओनर कौन है? डीमैट अकाउंट होल्डर। एक्सप्लेन द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 इन डिटेल। सो ये हम कर ही चुके हैं, ये रिपीट ही है क्वेश्चन बेटा, कि यहाँ पे पेपर बेस्ड जो था सिक्योरिटीज वो उसको रिमूव कर दिया गया उस सिस्टम को, एंड इट दिस एक्ट शिफ्टेड द सिस्टम टू द ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, राइट? तो ये हम कर ही चुके हैं। Several entities involved in the process of clearing and settling the trades executed on exchange. Write the role of each agency। तो आपको सारी पार्टीज बतानी है जो सेटलमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जिसको हम NSCCL भी बोलते हैं। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट ट्रेड एक्टिविटीज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, राइट? और मेन फंक्शन क्या है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का? कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स। एक तो ये फंक्शन है कि जितने भी ट्रेड्स हैं उनको सेटल किया जा सके, एंड सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट पार्टी कौन है?
क्लियरिंग मेंबर्स। सो इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग देयर ऑब्लिगेशंस। तो जो भी NSCCL ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की हुई हैं, दे आर लाइबल टू परफॉर्म दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो व्हाट दे आर सपोज टू डू, they have to make available funds or securities in the designated accounts with the clearing bank or depository participant। यानी इनको फंड्स अवेलेबल करने होते हैं विद द क्लियरिंग बैंक, और सिक्योरिटीज है अगर, तो सिक्योरिटीज इनको एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में अवेलेबल करनी होती है विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। राइट। नाउ थर्ड इज कस्टोडियंस। हु आर कस्टोडियंस? ये वो हैं जो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द टाइटल टू द प्रॉपर्टी। तो इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ये शेयर सर्टिफिकेट्स हैं या और भी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उनको बहुत ध्यान से सेफली रखना। राइट। सो दे आर, कस्टोडियन इज अ क्लियरिंग मेंबर, बट जो है कस्टोडियन ट्रेडिंग मेंबर नहीं है। देन फोर्थ इज क्लियरिंग बैंक्स। सो क्लियरिंग बैंक्स जो है वो लिंकिंग पिन है बिटवीन दी क्लियरिंग मेंबर्स एंड NSCCL फॉर फंड सेटलमेंट। सो मैं इधर लिख देती हूँ, ये क्लियरिंग बैंक्स हैं, ठीक है, एंड दे आर द लिंकिंग पिन बिटवीन NSCCL एंड क्लियरिंग मेंबर्स। राइट। सो नेक्स्ट इज डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरी कौन है? डिपॉजिटरी वो इट्स एन एंटिटी जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती है, और द पर्सन हु होल्ड्स अ डीमैट अकाउंट इज कॉल्ड एज बेनिफिशियरी ओनर। नाउ what is extreme loss margin and how it collects? So extreme loss margin एक safety margin है, and it is charged to protect against large price movements। तो अगर बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट्स हो रही हैं तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स में बी एट लॉस, तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली एक्सट्रीम लॉस मार्जिन एक तरह से सेफ्टी मार्जिन का काम करता है। इट इज़ हायर ऑफ 5% और 1.5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली रिटर्न्स। तो ये आपको बस इतना ही आप याद कर लो, तो आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। इतना ही याद कर लो, इट इज हायर। राइट। राइट द प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अंडर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। तो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है। वही इंफॉर्मेशन जो कंपनी से रिलेटेड होती है, और अगर पब्लिश कर दी जाए तो कंपनी के जो शेयर्स के सिक्योरिटीज के प्राइस हैं उसको बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है। राइट। सो कौन सी प्राइस इंफॉर्मेशन है? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कंपनी की पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनी के, इंटेंडेड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इशू ऑफ सिक्योरिटीज या बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, कोई भी कंपनी के मेजर एक्सपेंशन प्लान्स या नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना, लीक हो जाना ऐसी इंफॉर्मेशन, एमलगमेशंस, मर्जर्स, टेकओवर्स और डिस्पोजल ऑफ द होल या सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग। कोई भी पॉलिसीज प्लान्स कंपनीज के जो इसमें चेंजेस हैं वो अगर लीक हो जाए, दैट इज कंसिडर्ड एज प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। देन डिस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये प्री एस्टैब्लिश्ड रिकॉर्ड ऑफ लीगल टर्म्स यूज्ड बाय द बिजनेस एंटिटी। तो एक तरह से ये रिकॉर्ड है, जैसे डिक्शनरी होती है ना बेटा, इसी तरह से यहाँ पे जितनी भी लीगल टर्म्स जो कंपनी या बिजनेस यूज करते हैं, जब भी वो कोई भी ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ एंटर करते हैं एंड दे यूज द लीगल टर्म्स, तो सारी लीगल टर्म्स को यहाँ पे रिकॉर्डेड रहती है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में। राइट। देन डिफाइन इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंपॉर्टेंट है ये। 12 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड है। तो फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स है जैसे IN,
इंडिया, तो ये कंट्री कोड बताता है। फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स कंट्री कोड के लिए होते हैं, राइट। सो जैसे IN फर्स्ट 2 कोड है, इसका मतलब पता लग रहा है ये इंडिया के लिए। थर्ड कैरेक्टर इशुअर टाइप के बारे में होता है कि कंपनी है या गवर्नमेंट है, राइट। ओके, देन 4 to 7 कैरेक्टर्स कंपनी की आइडेंटिटी से पता लगती है। 8 to 9 कैरेक्टर्स ये बताता है सिक्योरिटी टाइप। 10 to 11 कैरेक्टर्स सीरियल नंबर्स। 12th कैरेक्टर इज अ चेक डिजिट होता है फॉर एरर डिटेक्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरह स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं। Then what do you understand by settlement guarantee mechanism of the exchange? So settlement guarantee fund क्या है, एक तरह से cushion है, it provides cushion for any risk। तो अगर कोई भी ट्रेडिंग मेंबर अपनी ऑब्लिगेशन नहीं पूरी करता, he is not able to perform his obligation, या or you can say if he is at default, तो ये settlement guarantee fund को यूटिलाइज किया जाता है for the settlement purpose। State any 4 functions of clearing bank। तो branch networks जो है it cover bulk of trading cum clearing members। high level of automation जैसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी क्लियरिंग बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन फैसिलिटीज लाइक डेडिकेटेड ब्रांच फैसिलिटीज, सॉफ्टवेयर, एक्सेस टू अकाउंट इंफॉर्मेशन, वैल्यू एडिड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, एंड प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फंड्स ऑल्सो। तो ये सारे सर्विसेज हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, other capital market related facilities, and guarantee credit facilities also they provide। What happens if there is a shortfall in margin? अगर there is a shortfall in margin तो members are not permitted to trade, number one, and margin violation के लिए penalty भी लगती है। What is the concept of direct payout introduced by NSCCL and how does it benefit the investors? So direct payout का मतलब क्या है? Direct delivery of securities to client account in depository, यानी बिना मिडलमैन के सिक्योरिटीज जो हैं वो डायरेक्टली क्लाइंट के अकाउंट में डिपॉजिट डिलीवर हो जाती है। सो इसका बेनिफिट क्या है इन्वेस्टर्स को? उनको दे गेट क्विकर एक्सेस टू देयर सिक्योरिटीज, डिले जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, राइट, एफिशिएंसी इंप्रूव होती। नाउ प्लीज आई एम टेकिंग अ 2 minutes पॉज। इन द मीन वाइल जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है इस क्वेश्चन को आप जस्ट गो थ्रू, ठीक है। इसके विद इन 2 minutes आई विल अगेन स्टार्ट विद दिस वीडियो इज टू लॉन्ग सो आई नीड अ पॉज ऑफ 2 minutes। So in the meanwhile read the question। सो यस, आई थिंक आपने क्वेश्चन को गो थ्रू कर लिया है। सेटलमेंट प्रोसेस बिगिन एज soon as member obligations are determined through the clearing process। Clearing bank and depositories provide the necessary interface between the custodians clearing members। तो ये सारा जो एक स्टेटमेंट लिखी है, मेन क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट द कोर प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सेटलमेंट प्रोसेस। तो कोर प्रोसेस क्या है? पे इन ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटी, नंबर 1। सो यहाँ पे सिक्योरिटीज के लिए क्या है? मेंबर्स जो हैं अपनी सिक्योरिटीज को डेजिनेटेड अकाउंट में रखते हैं विद द डिपॉजिटरीज, राइट। डिपॉजिटरीज जो हैं इन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द मेंबर अकाउंट टू द NSCCL। अब NSCCL बार बार मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, इसका भी 1 मार्कर आपको फुल फॉर्म आ सकता है, नेशनल सिक्योरिटीज ऑफ
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सिक्योरिटीज के लिए आपको क्या याद रखना है कि मेंबर्स जो हैं वो डिपॉजिटरीज के साथ अपनी सिक्योरिटीज रखते हैं और डिपॉजिटरी इन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करती है फ्रॉम द मेंबर्स अकाउंट टू द NSCCL। दिस इज फॉर पे इन। ओके, और फॉर फंड्स के लिए मेंबर्स जो है वो अपने फंड्स रखते हैं इन देयर डेजिग्नेटेड अकाउंट्स विद क्लियरिंग बैंक्स, राइट। सो NSCCL जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस देती है क्लियरिंग बैंक को कि वो मेंबर्स का जो अकाउंट है वो डेबिट करें, तो बैंक जो है वो मेंबर्स का अकाउंट डेबिट कर देती है, राइट। नाउ पे आउट ऑफ फंड्स और सिक्योरिटीज, सो चेक फॉर शॉर्टेजेस। NSCCL जो है वो चेक करती है कि क्या कोई शॉर्टेज है फंड्स या सिक्योरिटीज में। अगर एडजस्ट फंड्स बिटवीन बैंक, अगर इफ सम बैंक्स के पास, कोई बैंक्स ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं और कोई बैंक्स ऐसे हैं जिनके पास शॉर्टेजेस हैं, तो मनी जो है इट इज मूव बिटवीन दी बैंक्स थ्रू RBI क्लियरिंग। देन सेंड पे आउट इंस्ट्रक्शंस, एडजस्टमेंट के बाद NSCCL जो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन डिपॉजिटरीज को सेंड करता है और क्लियरिंग बैंक को सेंड करता है ताकि वो रिलीज कर सके पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज और फंड्स। फिर फोर्थ स्टेप में आप लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड्स। डिपॉजिटरीज जो है वो सिक्योरिटीज रिमूव करती हैं NSCCL अकाउंट से और मेंबर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देती हैं। क्लियरिंग बैंक क्या करता है, अब NSCCL अकाउंट से फंड्स को डेबिट कर देता है और मेंबर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाते हैं यहाँ पे। एंड नाउ सेटलमेंट इज कंप्लीटेड वंस फंड्स और सिक्योरिटीज जो है दे आर सक्सेसफुली क्रेडिटेड टू द क्लियरिंग मेंबर्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और बुक में बहुत ज़्यादा पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैंने बहुत ये नोट्स, काफ़ी टाइम लगा है मुझे ये नोट्स कंपाइल करते हुए। आई थिंक 6-7-8 डेज लग गए मुझे पूरी थॉरली कंटेंट बनाते हुए फॉर यू, एंड आंसर्स आई हैव आल्सो रिटन इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, so please take the screenshot. Okay, now the trading members are required to provide liquid assets which adequately cover various margin and minimum capital requirement under capital adequacy requirement. Describe its liquid asset requirement. So trading members को they are supposed to maintain the liquid assets to cover margins and minimum capital requirements, right? तो what are included in liquid assets? लिक्विड एसेट्स में आपके आते हैं कैश इक्विवेलेंट्स, जैसे इसके अंदर आपका आ गया कैश, बैंक फिक्स डिपॉजिट, बैंक गारंटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, राइट। ओके, हेयर कट भी यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद 10% हेयर कट। हेयर कट का क्या मतलब है कि जो भी वैल्यू है उसमें स्मॉल परसेंटेज रिडक्शन। अदर लिक्विड एसेट्स में आपके आ गए, दे आर स्लाइटली रिस्कियर बट स्टिल एक्सेप्टेबल, जैसे लिक्विड इक्विटी शेयर्स, जिसमें शेयर्स जो है डीमैट फॉर्म में, इट मस्ट बी अप्रूव्ड, अगेन हेयर कट। फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी आते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी आते हैं। नाउ गिव डिटेल ऑफ VAR मार्जिन। VAR क्या है, एक सिंगल नंबर है एंड इट गिव्स होल इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्क इन अ पोर्टफोलियो। तो ये बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन जो रिस्क की होता है, रिस्क की जो भी इंफॉर्मेशन है, इट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर नंबर। तो कोई भी सिक्योरिटी आपकी रिस्की है या नहीं वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, थ्रू दिस नंबर, ठीक है। एंड इट ऑल्सो टेल्स कि कितना लॉस हो सकता है फ्रॉम एडवर्स इवेंट इन अ नॉर्मल मार्केट एनवायरमेंट। सो बेसिकली रिस्क पोजीशन पता लगती है थ्रू दिस नंबर। अब इसी ऊपर वाली जो आपने आंसर लिखा है वो यही सेम स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें आपको VAR मार्जिन जो है कैसे कंप्यूट होता है, उसके लिए 4 डेफिनेशंस आर गिवन। तो आपको वो 4 डेफिनेशंस बतानी है। तो पहली है सिक्योरिटी सिग्मा। सो दिस इज अ वोलेटिलिटी, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, यानी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी कितनी वॉलेटाइल है, उसमें कितनी फ्लक्चुएशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड।
कैसे ये कब कैलकुलेट होता है? एंड ऑफ द प्रीवियस ट्रेडिंग डे, राइट? एंड द एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसमें ज्यादा वेट दिया जाता है रिसेंट प्राइस चेंजेस को। देन सिक्योरिटी वीआर, ये सिंगल सिक्योरिटी का रिस्क मेजर प्रोवाइड करता है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं? हायर ऑफ 7.5%, या जो ऊपर सिक्योरिटी सिग्मा कैलकुलेट किया था उसका 3.5 टाइम्स। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो वाला नंबर हम ले लेंगे, राइट? देन इंडेक्स सिग्मा, इट इज जो मार्केट इंडेक्स है जैसे निफ्टी या सेंसेक्स, उसकी वॉलेटिलिटी, कितना वॉलेटाइल है मार्केट इंडेक्स, कितनी फ्लक्चुएशन होती हैं इस इंडेक्स में, वो हाईलाइट करता है। और कैसे कंप्यूट किया जाता है? यहाँ पे भी वेटेड मूविंग एवरेज ऑन डेली इंडेक्स रिटर्न। देन इंडेक्स वी आर, यहाँ ये कैसे कैलकुलेट होता है? हायर लिया जाता है 5%, या जो भी हमने ऊपर इंडेक्स सिग्मा कैलकुलेट किया था उसका 3 टाइम्स हम लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे 5% से, और जो भी हायर वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे। नाउ डिस्क्राइब क्रॉस मार्जिनिंग। क्रॉस मार्जिनिंग क्या मेथड है? ये रिड्यूस करता है मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर अ ट्रेडिंग मेंबर व्हेन दे होल्ड ऑफसेटिंग पोजीशन इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द मार्केट। नहीं समझ आया? क्योंकि काफी बुकिश डेफिनेशन है ये, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, राइट? तो जैसे आपने कैश मार्केट में यू बाय 100 शेयर्स, राइट? एंड डेरिवेटिव मार्केट में आप क्या करोगे? यू सेल 100 स्टॉक फ्यूचर्स ऑफ ए। तो ये दो पोजीशंस जो हैं आपस में ऑफसेट कर जाती है, रिस्क जो है कम हो जाता है। तो इसलिए एक्सचेंज बोलता है कि जब रिस्क कम हो रहा है तो एक्सचेंज आपसे कम मार्जिन डिमांड करता है। तो क्रॉस मार्जिन का मेथड कब यूज होता है? जब ट्रेडिंग मेंबर्स जो हैं दे हैव दे होल्ड ऑफसेटिंग पोजीशंस। तो अलग अलग सेगमेंट्स में जब वो एक सेगमेंट में वो कैश मार्केट में बाय कर रहे हैं शेयर्स, और डेरिवेटिव मार्केट में दूसरा सेगमेंट है, ये एक फर्स्ट सेगमेंट है एंड दिस इज सेकेंड सेगमेंट। सेम मार्केट नहीं है, अलग मार्केट सेगमेंट है। कैश मार्केट अलग है, डेरिवेटिव मार्केट अलग है। तो एक मार्केट में वो शेयर्स को खरीद रहे हैं और दूसरे मार्केट में वो फ्यूचर्स को सेल कर रहे हैं और इस तरह करने से उनकी रिस्क कम हो जाएगा। तो जब उनका रिस्क कम हो जाता है तो एक्सचेंज भी बोलता है कि अब हमें मार्जिन भी कम कर देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो दे आर होल्डिंग दी पोजीशन इन सच अ वे इन डिफरेंट सेगमेंट्स कि दे हैव लेस रिस्क। और क्रॉस मार्जिनिंग, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अलाउड where it is allowed, index futures and stock futures of the same index futures and stock in the cash market। तो आपको headings learn करनी है in the cash market। what is counterparty risk, explain its component। तो ये replacement cost risk मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, principal risk भी आपको बता चुकी हूँ। तो ये repeat ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब यही होता है कि जब एक पार्टी तो ट्रांजेक्शन ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रही है और दूसरी नहीं कर रही। दो कंपोनेंट्स इसके हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, ओके। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ सेटलमेंट प्रॉब्लम्स pertaining टू सिक्योरिटी सेटलमेंट। तो सिक्योरिटी सेटलमेंट में कुछ सेटलमेंट प्रॉब्लम्स आती है, वो बतानी है। पहली है शॉर्ट डिलीवरीज की। यहाँ पे ब्रोकर क्लियरिंग मेंबर जो है वो कम सिक्योरिटीज डिलीवर करता है एज कंपेयर टू व्हाट ही हैज एग्रीड। पे इन डे में क्लियरिंग मेंबर इन्फॉर्म करता है एनएससीसीएल को कि कौन सी सिक्योरिटी वो डिलीवर कर सकता है और कौन सी नहीं कर सकता। तो जो अनडिलीवर्ड सिक्योरिटीज होती हैं उसकी वैल्यू को बोलते हैं वैल्यूएशन डेट। दूसरी प्रॉब्लम आती है बैड डिलीवरीज की। यहाँ पे जो सिक्योरिटीज डिलीवर की गई हैं वो डिफेक्टिव हैं, या दे आर नॉट प्रॉपर। डिफेक्टिव मतलब इनकरेक्ट सर्टिफिकेट्स है। तो ये सेकंड बैड डिलीवरी की प्रॉब्लम आती है, राइट? देन कंपनी ऑब्जेक्शन। यहाँ पे कंपनी जो है रिजेक्ट कर देती है। ये तब प्रॉब्लम आती है, सेटलमेंट प्रॉब्लम, जब कंपनी रिजेक्ट करती है सिक्योरिटी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जब सिग्नेचर मिसमैच होते हैं, राइट? देन
under SEBI regulation 2015, who is a connected person? Important question. So connected person कौन होता है? जिसके पास कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है. कौन होते हैं वो? डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स, पीपल वर्किंग विद इन दी कंपनी. यूनिट 3 हमने कंप्लीट कर ली है. देन यूनिट 4 पे आते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ओके, सो व्हाट इज मेंट बाय क्रिएशन ऑफ चार्ज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योर्ड लोन्स. अब सिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं? जब आप लोन ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको कोई एसेट जो है वो मॉर्टगेज करना है, रखवाना है एज अ सिक्योरिटी. सो क्रिएशन ऑफ चार्ज उसी को बोलते हैं कि जब आप वेयर द कंपनी प्लेजेस और मॉर्टगेज इट एसेट्स. तो जब एज अ सिक्योरिटी लोन लेते हुए कंपनी अपना कोई एसेट गिरवी रखवाती है, मॉर्टगेज करती है, उसी को बोलते हैं. कौन से राइट्स आर एंजॉयड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर? उनको डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट में, और जब भी कंपनी वाइंड अप होती है तो उनको सबसे पहले उनकी कैपिटल रिटर्न की जाती है. व्हाट इज मेंट बाय एनुअल रिपोर्ट? व्हाट डज इट शो? एनुअल रिपोर्ट जो है फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और कंपनी ये इशू करती है वंस एवरी ईयर. क्या व्हाट डज इट शो? एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, अर्निंग, प्रॉफिट, अदर इंफॉर्मेशन. Which features of annual report should one read carefully? तो ये वाली है. डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर, ऑडिटर्स रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट. What is the role of mortgage in secured loans? So mortgage क्या है? एक तरह से गारंटी प्रोवाइड करता है लेंडर को कि अगर बोरोअर ने जो भी पैसा लिया है अगर वो वापस नहीं कर पाता तो लेंडर जो है वो एसेट को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है. सो मॉर्टगेज यानी कि जो भी एसेट गिरवी रखवाया गया है उसका क्या रोल है कि इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द लेंडर. how do you do financial analysis in the category of systematic analysis of company? So financial analysis जो है इससे investors को काफी हेल्प मिलती है. they get clear picture कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, राइट, कि वो कंपनी के शेयर्स खरीदे या ना खरीदे. तो इसलिए वो कुछ फैक्टर्स जो हैं वो स्टडी करते हैं. जैसे वो देखते हैं कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्या है, कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, साइज क्या है इक्विटी का. ऑल्सो इन्वेस्टर्स रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेनली बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट तो वो जरूर स्टडी करते हैं. व्हाट इज मेंट बाय डेप्रिसिएशन? एक मेथड आपको एक्सप्लेन करना है. तो डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स, राइट. तो हर फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट लैंड को छोड़ के बाकी जितने भी फिक्स एसेट्स हैं जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इनकी फिक्स लाइफ होती है. तो जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू धीरे 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 रिड्यूस होती जाती है, उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. दो मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड. सो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो चार्ज की जाती है वो इक्वल किए जाती है ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट. जैसे अगर एसेट की वैल्यू है 10,000, ठीक है, एसेट की वैल्यू है 10,000 और एसेट की लाइफ है 5 years, तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी? आप 10,000 को डिवाइड करोगे 5 से तो आप 5 साल हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे? 2,000, इक्वल अमाउंट, राइट. सो यूनिट 4 इज ऑल्सो कंप्लीट. Let's start with Unit 5, Introduction to Derivatives. So, 4 units हमने कर लिए. Unit 5 is Introduction to Derivative. This is again to remind you to please hit the like button, share and subscribe my channel. Okay. What is meant by derivative? Derivative एक financial contract है जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट. ठीक है, वो अंडरलाइंग जो एसेट होता है वो इट कैन बी फाइनेंशियल एसेट जैसे स्टॉक इंडेक्स, कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है और कोई फिजिकल कमोडिटी भी हो सकती है. एक्सप्लेन इम्पैक्ट कॉस्ट, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला. इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजेक्शन, राइट. तो जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं इन अ गिवन स्टॉक
तो एग्जीक्यूशन जो ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने में कॉस्ट आती है उसी को बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो इम्पैक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला ये रहा, आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कैलकुलेट द इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ द बेस्ट 1000 शेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वांटिटी, गिव योर कमेंट्स आल्सो। तो ये क्वेश्चन में ये टेबल दिया हुआ है, ये जो टेबल है इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको इम्पैक्ट कॉस्ट बतानी है ऑफ द बेस्ट 1000 शेयर्स। ठीक है, तो ये 1000 शेयर्स है, इसकी आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बेस्ट बाय प्राइस बताओगे। तो बेस्ट बाय प्राइस क्या है, ये रहा, और बेस्ट सेल प्राइस क्या है, ये रहा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया, बाय प्राइस जो था 90 था और सेल प्राइस 91 है, राइट। और ये सेल क्वांटिटी है और ये बाय क्वांटिटी। तो अब आप फर्स्ट स्टेप में आपने ये कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आप इम्पैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसमें सेल इम्पैक्ट कॉस्ट का होता है सेल प्राइस, सेल प्राइस क्या था 91, बाय प्राइस था हमारा 90 और अगेन बाय प्राइस है। तो आपने इम्पैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की, कितनी हो गई वो 11%। सो इम्पैक्ट कॉस्ट कितनी है 1000 शेयर्स की, इट इज 1.11%, राइट। हु आर कॉल्ड arbitrator. So ये जो है they take positions in the financial market to earn riskless profits. क्या मतलब है, वो क्या करते हैं, they take short and long positions in the same or different contracts at the same time to create a position. तो इसके बारे में हम आगे अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स मूवमेंट्स। सो जो मूवमेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है इन्वेस्टर्स को, पॉलिसी मेकर्स को। ये जो मूवमेंट्स है, राइट, इंडेक्स मूवमेंट्स, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स, न्यूज़ अबाउट द कंपनी एंड न्यूज़ अबाउट द इकोनॉमी। तो कंपनी की न्यूज़, जैसे कंपनी फैक्ट्री क्लोज हो रही है या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या और भी कोई फैक्टर, और इकोनॉमी के बारे में कि कोई टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ एक्सेट्रा। What is the role of regulatory authority in derivative market? Regulatory authorities जो हैं they ensure कि fair practices हो and also they oversee smooth functioning of the derivative market. Now compare and contrast the risk exposure associated with interest rate swap and currency swap. Currency swap क्या है, ये वो agreement है between the two parties where two parties exchange money, also they exchange interest payment. लेकिन इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है, ये भी एग्रीमेंट है दो पार्टीज में, वेयर टू पार्टीज एक्सचेंज ओनली इंटरेस्ट पेमेंट, दिस इज द डिफरेंस। ओके, नाउ ऊपर का क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके रीड करिए। ऊपर हाउ डज इंडेक्स डेरिवेटिव अनपॉपुलैरिटी या व्हाट इज इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट राइट इट्स एडवांटेजेस, दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, राइट। सो इंडेक्स डेरिवेटिव क्या है, ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिस हुज अंडरलाइंग एसेट इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो ये वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसका जो अंडरलाइंग एसेट है वो क्या है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो कॉमन इसके दो टाइप्स हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शंस। यूजफुल क्यों है ये, क्यों इतने पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि लार्ज इन्वेस्टर्स के लिए काफी यूजफुल है, ठीक है। सेकेंडली, easy to hedge any portfolio. तो इंडेक्स डेरिवेटिव जो है इट मेक्स रिस्क मैनेजमेंट सिंपलर। थर्ड, दे आर हार्ड टू मैनिपुलेट। तो इनको मैनिपुलेट करना काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन मेनी स्टॉक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड लोअर वॉलेटिलिटी। तो स्टॉक इंडेक्स जो है, क्योंकि इसमें स्टॉक इंडेक्स में बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, तो ये लेस वॉलेटाइल है देन इंडिविजुअल स्टॉक। तो लो वोलेटाइल है, तो इसका मतलब इनमें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी स्मॉल होते हैं, काफी चीप होते हैं, ये एफिशिएंट होते हैं।
Now, index reflects the whole market. Explain various computational methods to construct the index. तो आपको मेथड्स बताने हैं। तो फर्स्ट है आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स मेथड। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आपको ये आपको याद करना है बेटा, इसमें कोई चॉइस नहीं है, तो आपको ये याद करना है। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फ्री फ्लोट करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, न्यूमरेटर को कैलकुलेट करने का ये वाला फॉर्मूला है। इशू प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से इनटू इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर और डिवाइड करेंगे बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन और मल्टीप्लाई करेंगे बेस वैल्यू से। सेकेंड मेथड है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। तो अगेन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिवाइड करेंगे बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू। थर्ड है प्राइस वेटेड इंडेक्स। यहाँ पे प्राइस वेटेड इंडेक्स में इंडेक्स वैल्यू जो है हम कैसे निकालते हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं उनके प्राइसेस का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टॉक से। नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स, डिस्क्राइब इंडेक्स डेरिवेटिव। इंडेक्स डेरिवेटिव तो हम ऊपर अभी डेफिनेशन कर ही चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स, सो यहाँ पे देखिए, सो इंडेक्स क्या है आपको पता है। इंडेक्स वो नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है कि जो ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं जैसे स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उस नंबर को देख के आपको पता लग जाता है कि पर्टिकुलर जो ग्रुप्स है स्टॉक्स का वो अच्छा कर रहा है या नहीं। ठीक है, सो जैसे निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है, ये इंडिसेस हैं जो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। तो दे एक्ट एज अ बैरोमीटर ऑफ द मार्केट, राइट। सो इंडेक्स के एप्लीकेशन पूछा था, इंडेक्स एप्लीकेशन क्या है, एक तो इंडेक्स जो है इट एक्ट एज अ बैरोमीटर ऑफ द मार्केट। और भी एप्लीकेशन है इंडेक्स की, जैसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेसेस, जैसे इंडेक्स डेरिवेटिव, इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो एक्सप्लेन एनी 4 पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज पहला पार्टिसिपेंट है। स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेस है जहां पे डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड। ठीक है, एग्जांपल एनएससी, सॉरी लेट मी हाईलाइट दिस। देन इन्वेस्टर्स जो ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव्स में, इन्वेस्टर्स में रिटेल इन्वेस्टर्स, बैंक, कंपनीज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सभी आते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे सेबी, सेबी की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और अदर पार्टिसिपेंट्स जैसे क्लियरिंग सेटलमेंट एजेंसीज, ये सब आते हैं। विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स ट्रेड इन द डेरिवेटिव मार्केट, हेजर्स जो रिड्यूस करना चाहते हैं रिस्क को, दीज इन्वेस्टर्स वांट टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, सो वो डेरिवेटिव्स यूज करते हैं ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम एनी प्राइस चेंजेस, राइट। देन स्पेकुलेटर्स, दे टेक रिस्क टू अर्न प्रॉफिट। देन आर्बिट्रेटर्स, सो दे अर्न रिस्क फ्री प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंसेस। वो क्या करते हैं, सेम एसेट जो है दे बाय एंड सेल इन डिफरेंट मार्केट्स एट द सेम टाइम, राइट। नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको एज इट इज लर्न करनी है। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज एक्सपायरेशन डेट, जो जो डेट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई की जाती है उसी को बोलते हैं। फिर ऑप्शन प्राइस या प्रीमियम क्या होता है, ये वो प्राइस है विच द ऑप्शन बायर पेज टू द ऑप्शन सेलर्स। और होल्डर ऑफ ऑप्शन कौन है, द बायर ऑफ द ऑप्शन is the one who by paying the option premium buys the right to exercise his option. So last unit is left, that is unit 6, future and option. 5 units we have completed. So it's time for you now to hype the video so that again it can reach the maximum. ओके, व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता है मार्केट रिस्क। इसको अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोलते हैं क्योंकि ये रिस्क जो है मार्केट में होता ही होता है, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते।
ठीक है। सो सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो रिस्क होता है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन और पूरी ओवरऑल मार्केट इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स। नाउ व्हाट इज मेंट बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क? सो ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, डाइवर्सिफाइबल होते हैं, यानी हम इन रिस्क को रिड्यूस डाइवर्सिफिकेशन से कर सकते हैं। Okay, there are two type of risk measures. Name them. How can these risks be minimized? तो unsystematic, systematic ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि उसी के बारे में आप लिखोगे। और हम कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं? थ्रू दी hedging. So through the hedging. Now, explain the concept of a forward contract in financial market. Also explain features and the risk involved. So financial contract एक तरह से एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें वो एग्री करते हैं कि हम एसेट्स को खरीदेंगे या बेचेंगे एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आज एंटर करते हैं पर आपस में डिसाइड करते हैं कि हम फ्यूचर में एक पर्टिकुलर एसेट को खरीदेंगे और बेचेंगे और एट अ प्राइस विच इज डिसाइडेड टुडे। तो प्राइस वो पहले से आज ही डिसाइड कर लेते हैं, राइट। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है दे आर कस्टमाइज्ड टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द पार्टीज। फीचर्स क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के? बायलैटरल एग्रीमेंट है, यानी दो पार्टीज के बीच में होता है, कस्टमाइज्ड होते हैं, इसमें नो एक्सचेंज इन्वॉल्वमेंट, राइट। देन प्राइस जो है नॉट पब्लिक, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स प्राइजेस जो है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। और ये कब सेटल्ड होते हैं ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स? ऑन द एक्सपायरी। सो डिफिकल्ट टू एग्जिट, आप टू कैंसिल यू मस्ट डील विद द सेम पार्टी। तो अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन से है और व्हाई दे आर स्टैंडर्डाइज्ड? सो ये भी एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज टू बाय एंड सेल एसेट एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। बट फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है एंड एक्सचेंज ट्रेडेड है। जैसे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट थे ना, यहाँ पे देखिए ये कस्टमाइज थे, ठीक है, लेकिन फ्यूचर जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। स्टैंडर्डाइज्ड आइटम्स कौन सी होती हैं? मैं हाईलाइट कर देती हूँ। क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग, क्वालिटी, यूनिट्स एक्सेट्रा। तो इसको आप एज इट इज लर्न कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये बायर को ऑप्शन देता है, सॉरी राइट देता है बट कंपल्सरी नहीं करता है बायर के लिए, ठीक है। तो बायर हैज अ चॉइस और यू कैन से राइट बट नॉट अ कंपल्शन। सो बायर जो है वो लेटर डिसाइड करता है कि डील को कंप्लीट करे या ना करे। दो तरह की ऑप्शंस होती हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में बायर इट गिव्स द राइट टू बाय द एसेट और पुट ऑप्शन में गिव्स द राइट टू सेल द एसेट। नाउ क्लासिफाई डेरिवेटिव ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ट्रेड। So derivatives can be classified on the basis of place of trade, over the counter derivative, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं आपके फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप, एक्सोटिक। सो यहाँ पे ट्रेड जो है इट इज डन बिटवीन द टू पार्टीज विदाउट गोइंग थ्रू एन एक्सचेंज। तो ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव इसलिए बोला जाता है कि एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो बिटवीन द टू पार्टीज ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड विदाउट इवन गोइंग थ्रू द एक्सचेंज। तो ये कस्टमाइज्ड होते हैं। देन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, ये इट इज ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, ठीक है। तो फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस एग्जांपल है। नाउ डिफाइन इंट्रिंसिक वैल्यू of option. Intrinsic value of an option is the amount the holder of the option will get if he exercise the option. तो अगर जो होल्डर है ऑफ द ऑप्शन है उसको ये अमाउंट तब मिलेगा अगर वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, ठीक है। सो ये इसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है जो मैंने आप यहाँ मेंशन तो कर दी है, बट इसको आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
इसका एक आगे भी क्वेश्चन है, उसको मैं न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगी, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ व्हाट आर फ्यूचर पे ऑफ? पे ऑफ का मतलब है कि जो भी रिटर्न बाइंग और सेलिंग ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से मिलते हैं, उन रिटर्न को बोलते हैं पे ऑफ। पे ऑफ पॉजिटिव होता है अगर पोजीशन हेल्ड ब्रिंग्स प्रॉफिट, अगर लॉस मिलता है होल्डर को तो पे ऑफ को बोला जाता है नेगेटिव। All future contracts are square off at the expiry. What do you know about this contract cycle? So future contract are squared off at in expiry. पहले तो इसका मतलब ही आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन का मतलब क्या है। अगेन हाईलाइट कर देती हूँ मैं। इसका मतलब है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है, it must be, every future contract must be settled on the expiry date. ठीक है, सो ट्रेडर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं रख सकते आफ्टर दैट डेट, इट मस्ट बी सेटल्ड ऑन दी एक्सपायरी डेट। अब आपको बताना है व्हाट यू नो अबाउट इट्स कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल का मतलब है वो टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट। तो इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, दे आर अवेलेबल इन 3 एक्सपायरी पीरियड्स, 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, 2 मंथ कॉन्ट्रैक्ट एंड 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। और ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है दे एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द एक्सपायरी मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। सो इन द मनी ऑप्शन, अगर ऑप्शन पॉजिटिव कैश फ्लो देती है, इफ इट इज एक्सरसाइज इमीडिएटली, तो बोलते हैं इन द मनी ऑप्शन। ठीक है, एट द मनी में ऑप्शन गिव जीरो कैश फ्लो, और आउट ऑफ द मनी में इट गिव्स नेगेटिव कैश फ्लो। डिस्क्राइब प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर। सो प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द एसेट until the future contract expires. So it includes interest cost, margin expense, financial advisor fees, other related holding cost. Now difference between American option and European option. American option क्या है? आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो एनी टाइम, कभी भी एक्सरसाइज होता है अप टू द एक्सपायरेशन डेट। लेकिन यूरोपियन ऑप्शंस में दे कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन द एक्सपायरेशन डेट, राइट? Now difference between future and forward contract on any two basis. So forward जो contract है they are traded over the counter, और future recognized stock exchange में हम कर चुके हैं। forward customized है और future standardized होते हैं। फिर forward contract में काउंटर पार्टी रिस्क ज्यादा है और फ्यूचर में कम है। ओके, नेक्स्ट आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, आपको डिफाइन करना है बेसिस किसे बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैरी, इनिशियल मार्जिन, मार्केट टू मार्केट। सो बेसिस क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट, राइट? सो फ्यूचर प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड करंट मार्केट प्राइस। और कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है? कॉस्ट ऑफ कैरिंग एन एसेट अंटिल डिलीवरी। तो इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड टू दी बाय द एसेट, माइनस आप इसमें करोगे कोई भी इनकम जो आपने अर्न किया फ्रॉम द एसेट। इनिशियल मार्जिन, द अमाउंट दैट मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द मार्जिन अकाउंट। जब भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फर्स्ट एंटर्ड इनटू, तो जो भी आप जब भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने पहली बार एंटर किया है, ठीक है, और जब आप पर्टिकुलर एक अमाउंट डिपॉजिट करते हो मार्जिन अकाउंट में, उसी को बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। मार्केट टू मार्जिन, मार्केट टू मार्जिन क्या है कि एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, ईच ट्रेडिंग डे मार्जिन अकाउंट को एडजस्ट किया जाता है ताकि पता टू रिफ्लेक्ट कि इन्वेस्टर्स का गेन या लॉस कितना है डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस, उसी को बोलते हैं मार्किंग टू मार्केट। नाउ अब आपको इस वाले में अगेन वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्क्राइब हेजिंग लॉन्ग सिक्योरिटी सेल फ्यूचर या स्पेकुलेशन बुलिश सिक्योरिटी बाय फ्यूचर, गिव सुटेबल एग्जांपल्स। तो इसके बारे में
इसके बारे में आपको बताना है। हेजिंग लॉन्ग सिक्योरिटी का मतलब क्या है? लॉन्ग सिक्योरिटी का मतलब है यू ओन द स्टॉक, और आपको आपके पास कोई स्टॉक है, ठीक है, यू आर ओनिंग द स्टॉक, और आपको लगता है कि इट माइट गो अप इन द फ्यूचर। और सेल का मतलब है यू आर सेलिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विच इज एन एग्रीमेंट टू सेल द स्टॉक एट अ सर्टेन प्राइस इन द फ्यूचर। तो आप बेसिकली क्या करते हो कि आज आपने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया एट अ पर्टिकुलर प्राइस में, और आपने ये एग्री किया है कि इस पर्टिकुलर प्राइस में जो आपने आज एंटर किया है आप फ्यूचर में उसको सेल कर दोगे। और क्यों ऐसा करते हो कि अगर स्टॉक का प्राइस गिर जाता है तो यू विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क। सो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। लॉन्ग सिक्योरिटी सेल फ्यूचर, इसका मतलब क्या है? जैसे अगर आपके पास 1000 शेयर्स है एक कंपनी के, ठीक है, सो राइट नाउ स्टॉक की कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी है 1000 पर शेयर। नाउ आपको यू आर वरीड कि प्राइस जो है इट माइट गो डाउन, राइट? तो आप क्या करते हो, आप यू सेल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट ₹995। तो आपने क्या एग्री किया है कि 3 मंथ्स के बाद आप उसको 995 में सेल कर दोगे। आपके पास है 1000 शेयर्स जिसका भी करंट मार्केट प्राइस कितना है 1000 शेयर्स हैं, और उसका प्राइस भी 1000 है। यू आर ओनिंग, आपके पास इतने शेयर्स है, हाँ, बट आपको लग रहा है कि प्राइजेस गिर सकते हैं, तो आपने क्या किया, आपने एग्री किया कि प्राइजेस कल बहुत ज़्यादा ना गिर जाए, तो आपने सोचा कि अगर 995 में आप 3 महीने के बाद इसको सेल कर दोगे, ठीक है, तो आपने एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं तो यू हैव सेफ गार्ड योर सेल्फ। तो अगर प्राइस ड्रॉप हो जाता है 995 से, ठीक है, तो आप जो है यू विल बी प्रोटेक्टेड। ओके, नाउ स्पेकुलेशन, बुलिंग बुलिश सिक्योरिटी बाय फ्यूचर। तो स्पेकुलेशन का मतलब क्या है कि आप रिस्क ले रहे हो इन द होप दैट यू विल मेक मनी। बुलिश सिक्योरिटी का मतलब है कि आप बिलीव कर रहे हो कि स्टॉक के प्राइस जो है वो राइज करेंगे, ठीक है। ओके, यस, बाय फ्यूचर का मतलब क्या है कि यू आर बाइंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इट अलाउज यू टू बाय द स्टॉक एट टुडेज प्राइस बट एट अ फ्यूचर डेट। तो बाय फ्यूचर का मतलब क्या है कि आपने आज डिसाइड किया है कि आप स्टॉक को खरीदोगे उस प्राइस पे जो आज प्रेवलेंट है मार्केट में, ठीक है, बट उसको आज खरीद नहीं रहे हो, यू हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद समवन कि आप आज के प्राइस में 3 महीने के बाद उस स्टॉक को खरीदोगे। तो इसको समझते हैं कि XYZ एक कंपनी है, ठीक है, एंड आप ने व्हाट डू यू बिलीव कि इसके जो स्टॉक है इसके प्राइस 6 महीने में बढ़ जाएंगे क्योंकि वो नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और आज जो स्टॉक का प्राइस है वो ₹1000 है। तो आपने ₹1000 में इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है एक्सपेक्टिंग कि प्राइस जो है वो बढ़ेगा। 6 महीने में प्राइस बढ़ जाता है ₹1100। तो आपको, तो व्हाट यू कैन डू, अब आप इसको सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड कि आप स्पेकुलेशन का मतलब कि आप रिस्क ले रहे हो, है ना, और आपने बुलिश का मतलब है कि आप सोच रहे हो कि प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में। तो आप पहले ही आज की डेट पे जो भी प्राइस है उस पे आप एग्रीमेंट एंटर कर लेते हो होपिंग कि कल प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा। तो आपको बेनिफिट होता है अगर कल प्राइस बढ़ जाता है, आपने आज ही एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तो ₹100 में खरीदूंगा और कल प्राइस 250 हो जाता है, तो आपको बेनिफिट हो गया ₹150 का। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट प्राइसिंग स्टॉक फ्यूचर्स व्हेन डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड। जब डिविडेंड एक्सपेक्टेड होते हैं तो प्राइसिंग इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैरी टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड। तो जो कैरिंग कॉस्ट है वो जो है उसमें से हम डिविडेंड जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये भी डेफिनेशंस है आपको याद करनी है। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट साइज। लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या है कि इन्वेस्टर्स जो हैं, ठीक है, हु बाइज द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते, तो द अंडरलाइंग एसेट इज एज्यूम टू अ
लॉन्ग पोजीशन, और जो इन्वेस्टर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं तो अंडरलाइंग एसेट इज एज्यूम टू अ शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, तो लॉन्ग में बाय और शॉर्ट में सेल। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या हो गया, तो द अमाउंट ऑफ एसेट दैट हैज टू बी डिलीवर्ड अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट, उसी को हम बोलते हैं लॉट साइज। अगेन आई नीड 2 minutes ब्रेक बिकॉज वीडियो इज काफी इट इज